शुरुआत में कैसे समझा जाए कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली हो रहा है? आई फिक्सेशन कि आपने कुछ देखा, या जैसे मैंने बात की, सबसे पहली चीज़ बच्चा माँ का फेस देखता है, वो 2 मंथ्स तक नहीं आया, देन इट्स प्रॉब्लमेटिक। बच्चों के पेट में दर्द बहुत होता है। द बेस्ट एंटीकोलिक मेडिसिन इज एक्चुअली मैटरनल टच। राइप वाटर का जिक्र किया आपने, तो एक्चुअली क्या है ये? लेटर ऑन अ थ्योरी केम कि वो तो अल्कोहल के इफेक्ट से बच्चा सो रहा था, नॉट बिकॉज ऑफ एनी मेडिसिनल इफेक्ट। बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे उसको कि हिचकी रुक ही नहीं रही है बच्चे की। तो अगर फीड के बीच में बच्चे को बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है, देन टेक अ ब्रेक, 10 to 15 मिनट्स बर्पिंग कराओ उन्हें। और बच्चे को आप देखते हैं तो यहाँ पर एक गैप सा होता है, वो कोई तेल भरने से वो स्ट्रांग नहीं होता या जल्दी नहीं भरता है ना, उसे दबा दबा के देखना है। तो हेड शेव कब कराना चाहिए बच्चे का? एंड कोई उससे घने बाल नहीं आते हैं, बाल लंबे नहीं होते हैं बार बार मुंडन कराने से। कौन सी वैक्सीनेशन मैंडेटरी लगवानी चाहिए? टाइफॉइड एंड चिकन पॉक्स आर 2 वैक्सीन जो आपको गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट से ज़रूर लगवानी चाहिए। अब हम आते हैं बच्चों के टीथिंग पे। टीथिंग टाइम पे अगेन बहुत सारे मिथ्स हैं इंडिया में एसोसिएटेड की शहद चटा दो एंड देन तलिस्मी मोती पहना दो, समथिंग लाइक दैट। अम्बिलिकल कॉर्ड पर बहुत सारे Yes, सवाल yes. आते हैं कि उसकी कैसे केयर करनी चाहिए। तेल लगा के आते हैं, हल्दी लगा के आते हैं, यू वोंट बिलीव काउ डंग भी लगा कर आते हैं। बेबी की मसाज कब से शुरू करनी चाहिए? हमारे इंडिया में आटे की लोई से मसाज, नाक को मसाज करते हैं, नाक लंबा हो जाएगा। लोग बोलते हैं काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती हैं। हाँ नहीं, कुछ बड़ी नहीं होती है आंखों का साइज उतना ही रहता है। दादी केम जिन्होंने घर में हम सूट से काजल बनाते हैं, वो जो धुआं निकलता है उसको दे कलेक्ट ऑन समथिंग एंड दे अप्लाई, उन्होंने एकदम गर्म काजल बच्चे की आई में डाल दिया। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो पॉटी का कलर देख के बता देते हैं कि भाई कौन सी बीमारी हो गई है। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है? आई हैव अ गैलरी फुल ऑफ poop diapers in my phone. बच्चों के लिए कितनी सनलाइट जरूरी होती है? But the recent guidelines है 6 मंथ से नीचे दिखाना ही नहीं है सनलाइट। आजकल का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, स्क्रीन टाइम। लाइक आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, कपल ऑफ माइन, तो उनका बच्चा 2.5 साल तक कुछ नहीं बोल रहा था। दे वर रियली स्केर्ड कि ऑटिज्म ना हो करके, बट देन वी असेस्ड एंड वी फाउंड आउट कि बच्चा तो दिन में 6-7 घंटे तो टीवी देख रहा था। आउटडोर एक्टिविटीज़ कितनी इम्पोर्टेंट हैं बच्चे के लिए? स्टडी वाज डन जिसमें इट वाज फाउंड कि जो बच्चे मिट्टी में खेलते रहते हैं, फार्म्स में, गाँव वाँव में रहते हैं, लेटर ऑन उनका इम्यूनिटी बेटर होता है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग वॉकर यूज़ कर लेते हैं। सीधा वॉकर में डाल दिया तो बच्चे की ना मसल्स होती हैं उतनी, ना बैलेंस होता है। अच्छा, लोग सोचते हैं कि बच्चा बॉटल से मिल्क पी ले रहा है तो ये कब तक चलाते रहें? तो उनकी जो ओरल मसल्स डेवलपमेंट होती है, दैट अकर्स इन अ डिफरेंट वे। मोशन सिकनेस अगर हो रही है तो आप निवल पे बैंडेड लगा के ट्रैवल कर लो। ये मिथ नहीं है, ये इंस्टाग्राम के वायरल रील है। आर क्रॉक्स नॉट गुड फॉर किड्स? अगेन बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल आपके मन में रहते हैं कि क्या बच्चों के लिए सही है, क्या चीज़ें गलत हैं, अगर वो बीमार पड़ रहे हैं तो कैसे उनको ठीक किया जाए, कौन से टाइम पर डॉक्टर के पास जाया जाए। बहुत सारे सवाल हैं, इसीलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निमिषा अरोड़ा। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। निमिषा, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पहले सवाल पे आते हैं कि अगर आपके घर में एक बच्चा आया है, 1-2 दिन आप देखते हैं कि बहुत बड़ी खुशियाँ होती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, उसके बाद धीमे धीमे आपको समझ में आता है कि बच्चा सही में आया है, अब उसके साथ बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है। तो वो कौन से 3 माइलस्टोन होते हैं जो शुरुआत में आपको सबसे पहले उसका ध्यान रखना चाहिए बच्चों के साथ? सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले जब बच्चा आता है ना, दे आर जस्ट अ रिफ्लेक्सिव ह्यूमन बीइंग, मतलब कि सब कुछ वो रिफ्लेक्स से करता है, आप टच करोगे एकदम चौंक जाएगा करके। 3 मंथ्स तक वो एक रिस्पॉन्सिव ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं, मतलब वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो 3 मंथ्स पे 3 थिंग्स विच यू शुड लुक आउट। एक तो आपके बच्चे का थोड़ा थोड़ा नेक कंट्रोल आ जाना चाहिए। जब आप बच्चे को उल्टा लेटाओ, टमी टाइम दो, तो हल्का उन्हें नेक होल्ड करना चाहिए। दूसरा, मदर की शक्ल को रिकग्नाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि दे विल लुक इंटेंटली एट मदर्स फेस। ऐसा नहीं कि मम्मी को आवाज़ लगाएंगे या कुछ, बट जब आप माँ उन्हें देखेगी तो वो चेहरे पर फिक्सेट करेंगे माँ के, बहुत देर तक देखते रहेंगे। एंड तीसरा, द वोकलाइजेशन स्टार्ट, कूं कूं करना स्टार्ट कर देंगे। सो दीज 3 माइलस्टोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट 3 माइलस्टोन्स। अच्छा, बहुत बार ये सुना है कि विजन नहीं होता है बच्चों के, या तो वो क्यों, ऐसा क्यों है और
कब तक वो डेवलप हो जाता है, कब तक उसकी आई मूवमेंट रुकना शुरू हो जाती है? या सो एक्चुअली विजन तो होता है, इट्स नॉट लाइक विजन होता नहीं है, बट इनिशियली इट्स अ ब्लर्ड विजन एंड उनका जो लाइन ऑफ साइट होता है, मतलब जितनी दूर तक वो देख सकते हैं वो काफ़ी छोटा होता है, तो तभी जो चीज़ एकदम पास है उस पे तो वो देख पाएंगे। एंड बाय 6 to 8 वीक्स दे विल स्टार्ट टू फिक्सेट। अगर आप उनके चेहरे के पास कोई टॉय लाओगे या बच्चा प्ले जिम में ऊपर देखेगा तो थोड़ा थोड़ा फिक्सेट करना स्टार्ट कर देंगे। 3 मंथ्स पे दे विल स्टार्ट फॉलोइंग इट एंड पूरा जो एडल्ट विजन टाइप जिसको हम बाइनोक्यूलर विजन बोलते हैं, जिसमें डेप्थ भी बच्चे को पता लगती है चीज़ की, वो 6 मंथ्स के बाद आता है। ओके। और एक चीज़ और ये देखने को मिलती है कि जब आपके घर में बच्चा आता है तो उसकी स्लीप साइकिल बहुत बिगड़ी हुई होती है। कभी रात में जग रहा है और उसके बाद आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भी स्लीप साइकिल चेंज होती है, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो कितना वक्त लग जाता है स्लीप साइकिल को एडजस्ट करने में, और क्यों ऐसा होता है कि बच्चों की स्लीप साइकिल, मतलब आप अगर रात में सोते हैं, हम और आप लोग या फिर जो भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं, बच्चे वैसे नहीं सोते हैं, क्यों ऐसा? ओके, सो बच्चों में जो इनहेरेंट डे नाइट का डिफ्रेंसिएशन होता है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, इंटरनल क्लॉक, वो बिल्कुल भी नहीं बनी होती है। इनफैक्ट इट इज़ सेड कि वो उल्टी होती है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि इट इज़ सेड कि पहले 3 महीने जो होते हैं वो 4th ट्राइमेस्टर होते हैं। तो बच्चा वैसे ही बिहेव करता है जैसे मम्मी के पेट में बिहेव करता है। तो जब मम्मी प्रेग्नेंट होती है, चलती रहती है, सारा दिन रिदमिक मूवमेंट मिलती रहती है, बच्चे को झूला मिल रहा है अंदर मम्मी के पेट में, दिल कीप ऑन स्लीपिंग मम्मी के पेट में। जब रात को मदर के रेस्ट करने का टाइम आता है तो बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। तो किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल से पूछना, एवरीवन हैज द सेम एक्सपीरियंस कि रात में तो लात मारता है बच्चा, राइट? सो दे फॉलो द सेम पैटर्न एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, इसीलिए उसको 4th ट्राइमेस्टर बोलते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। एंड तो पहले 6 से 8 वीक्स लगा लो, मतलब 1.5-2 महीने तक तो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं होता, बट उसके बाद थोड़े पैटर्न्स प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं कि मतलब वी एक्सपेक्ट कि बच्चा रात में थोड़ा थोड़ा सोना स्टार्ट करेगा। एंड बाय 6 मंथ्स स्लीप शुड रेगुलराइज की एडल्ट जैसी हो जाती है कि रात को ज़्यादा सोते हैं एंड दिन में कम सोते हैं। सो बट इफ़ यू आस्क मी, मोस्टली इंडियन पेरेंट्स से आप पूछोगे तो 2 बजे बच्चा सो रहा है, 2 साल तक बच्चा नहीं सो रहा, तो आई फील समवेयर ना हम लोग स्ट्रक्चर्ड स्लीप साइकिल बनाने का कोशिश ही नहीं करते। लाइक इतने पेरेंट्स आते हैं, आज तुम कितनी देर में बच्चों को सुलाते हो? दे विल से मैम जब सोता है तो कितने बजे सोता है? मैम सुबह 4 बजे सोता है। अरे तो 4 बजे तक तुम क्यों जग रहे हो? सो हर एज में एक वेक विंडो होता है, मतलब कि जैसे न्यूबॉर्न है उसको 1 घंटे से ज़्यादा एक टाइम में नहीं जगना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, चाचा आगे, मौसा आगे, खेलना है बच्चे को तो जगा के रखते हैं। जब आपका बच्चा अपनी वेक विंडो से ज़्यादा जग जाएगा, दे विल बी ओवर टायर्ड, दे विल बी ओवर स्टिमुलेटेड, एंड फिर वो सोने में और दिक्कत करेंगे, रोते रहेंगे। फिर हम एज पेरेंट्स फ्रेनेटिकली ढूंढते हैं कि अब रोने का रीज़न क्या है, राइट? सो आई फील एक चीज़ जो लैकिंग है हमारी इंडियन पॉपुलेशन में ना, कि हम ट्राई ही नहीं करते बच्चे को स्लीप ट्रेन करने का। डॉक्टर निमिषा, ये बताइए आप मुझे कि शुरुआत में कैसे समझा जाए कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली हो रहा है? ओके, सो डेवलपमेंट एज वी डिस्कस्ड कि ये माइलस्टोन्स आ जाने चाहिए। दूसरा जो होता है, जब आप पीडियाट्रिशियन के पास जाते हो, हर बार हम डेवलपमेंटल असेसमेंट करते हैं। तो 1.5 महीने पर अगर आपका बच्चा किसी साउंड को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, स्टार्टल रिफ्लेक्स भी नहीं शो कर रहा, स्टार्टल का मतलब होता है कोई कहीं से आवाज़ आई, कुछ गिर गई घर में चीज़ जिससे आवाज़ हुई, बच्चा चौंका नहीं एक बार भी, या फिर जो है आई को फिक्सेट ही नहीं कर रहा, कंटिन्यूसली आई मूव कर रही है मम्मी के फेस। ये होता है जो आई मूवमेंट का होता है? सो आई मूवमेंट, रोविंग आई मूवमेंट की ऐसे आंखें हिले जा रही हैं, वो तो किसी एज में नॉर्मल नहीं है, बट आई फिक्सेशन की आपने कुछ देखा, या जैसे मैंने बात की, सबसे पहली चीज़ बच्चा माँ का फेस देखता है, वो 2 मंथ्स तक नहीं आया, देन इट्स प्रॉब्लमैटिक, यू शुड कंसल्ट फॉर द असेसमेंट। एंड दूसरा जो हम हियरिंग असेसमेंट की बात करते हैं, तो आजकल मोस्टली बच्चों का बर्थ पे ही हियरिंग असेसमेंट हो जाता है, विच इज़ नोन एज OAE, तो उससे हमें काफ़ी कुछ पता लग जाता है। बच्चों के पेट में दर्द बहुत होता है, कॉलिक पेन आई गेस उसको बोलते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? अच्छा, अगेन जैसे आपने मेंशन किया, मतलब द कॉमन परसेप्शन है कि कॉलिक का मतलब पेट दर्द है, बट एक्चुअली इफ यू रीड कॉलिक की डेफिनेशन, इट सेज कि हेल्दी बच्चे में परसिस्टेंट क्राइंग या फसीनेस बिकॉज ऑफ एनी रीजन इज कॉल्ड कॉलिक। तो ज़रूरी नहीं है पेट दर्द हो। व्हाट हैपन्स, बच्चा क्राई करता है, सारी मसल्स टाइट कर लेता है, उस टाइम पर हम बच्चे का पेट छूते हैं, हमें लगता है कि बच्चे का पेट टाइट है, राइट? सो एंड द बेस्ट एंटीकोलिक मेडिसिन इज एक्चुअली मैटरनल टच।
तो इंस्टेड ऑफ ये जो कॉलिकेट दे देते हैं, ग्राइप वाटर, घुट्टी, नन ऑफ दिस इज रिकमेंडेड. आपको जस्ट बच्चे को कंफर्ट प्रोवाइड करना है. तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हेल्प्स अ लॉट. एंड आप बच्चे को थोड़ा सा स्वाडल कर दो जो कपड़े में बांधते हैं, दैट हेल्प्स अ लॉट. चेंज ऑफ सराउंडिंग हेल्प्स अ लॉट. आप एक रूम से दूसरे रूम में ले जाओगे तो भी बच्चे चुप हो जाते हैं कई बार. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थ्योरी इज कि जैसे मम्मी के पेट में जब बच्चा होता है तो वहाँ ब्लड फ्लो हो रहा होता है, तो ऐसी साउंड होती है. दैट इज़ द रीज़न कि जो हम इंडियन पेरेंट्स या ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पेरेंट्स करते हैं. सो इट हैज़ अ कॉन्सेप्ट कि वो मम्मी के पेट में बच्चा वो बात सुन के आया है. एंड लास्ट इज स्विंगिंग मूवमेंट करा लो. अगर फिर भी किसी तरीके से चुप नहीं हो रहा तो येस, जो मेडिकेशंस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, बट आई फील दैट्स द लास्ट रिजॉर्ट. ग्राइप वाटर का जिक्र किया आपने, तो बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि अच्छा है, बहुत सारे बोलते हैं नहीं अच्छा है. तो एक्चुअली क्या है ये? अच्छा, सो ग्राइप वाटर पहले इट वाज स्टार्टेड, काफ़ी पहले यूएस में स्टार्ट हुआ था. एंड इनिशियली इट वाज अल्कोहल बेस्ड ऑल्सो, सम ऑफ द ब्रांड्स. तब इट वाज स्टार्टेड, तब पेरेंट्स को बड़ा सूदिंग लगा कि बच्चे चुप कर जाते हैं. और लेटर ऑन अ थ्योरी केम कि वो तो अल्कोहल के इफेक्ट से बच्चा सो रहा था, नॉट बिकॉज ऑफ एनी मेडिसिनल इफेक्ट. सो अभी जो ग्राइप वाटर है ना, उसमें अल्कोहल तो ऑब्वियसली नहीं होता, बट हर्बल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. तो वो FDA की गाइडलाइंस के अंदर ही नहीं आता है. अच्छा. तो इट इज़ नॉट एन FDA अप्रूव्ड ड्रग. FDA उसको रेगुलेट ही नहीं करता है. एंड आप 10 ब्रांड के ग्राइप वाटर उठाओगे, 10 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग होते हैं. सो एंड नो प्रूवन स्टडी की ग्राइप वाटर से हेल्पफुल होता है बच्चे के लिए. सो एज डॉक्टर्स इफ यू आस्क एनीवन, नोबडी रिकमेंड्स द ग्राइप वाटर. अगर ये FDA अप्रूव नहीं है तो मार्केट में कैसे अवेलेबल है? बिकॉज इट डजंट कम्स अंडर द FDA रेगुलेशन. अच्छा. वो हर्बल प्रोडक्ट है ना, तो FDA उसे रेगुलेट ही नहीं करता है. Okay. सो द रेगुलेशन इज सो ईजी फॉर द मैन्युफैक्चरर्स. तो हर ग्राइप वाटर में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा. ओके, तो ये एक थोड़ी ज्ञान की बात मुझे भी मिली है कि ग्राइप वाटर में क्या चीज़ें हैं. खैर, अच्छा, बच्चों को जब फीड कराते हैं उसके बाद बर्प दिला जाती है, उसका रीज़न क्या होता है? ओके, जो बच्चे फीड करते हैं तो दूध तो जाता ही है, साथ में साथ कुछ एयर भी वो स्वालो कर लेते हैं, राइट. सो वो जो एयर स्वालो करते हैं वो डिस्कम्फर्ट कॉज कराती है. तो जब बर्पिंग कराते हैं, इट इज़ जस्ट टू रिलीज दैट स्वालोड एयर. तो वो कंधे पर रख लिया या गोद में बिठा कर लिया, उल्टा करके कर लिया, तो वो स्वालोड एयर रिलीज हो जाती है, तो बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं. और बड़े लोगों में क्यों नहीं होता है ऐसा कि अगर हम लोग भी जब खा रहे हैं तो बोला जाता है हमें कि आप मुंह बंद करके खाना खाएं? या सो बड़े लोगों में क्या, इवन 4-5 महीने के बाद भी बर्पिंग काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं. बिकॉज जब बच्चे का लैच इफेक्टिव हो रहा है, एंड एज एडल्ट्स वी आर वेरी एफिशिएंट ईटर्स, हम थोड़ी एयर स्वालो करते हैं इतना ज़्यादा. या फिर छोटे बेबीज जो बॉटल से एयर स्वालो ज़्यादा कर लेते हैं, तो इनिशियली सिस्टम इमेच्योर होता है, तो हमें रिलीज करवानी पड़ती है ईयर. एंड बड़े लोग तो खुद ही बर्प कर देते हैं ना, उन्हें कराना थोड़ी पड़ता है बर्प. सोचिए, आप इमेजिन करिए किसी बड़े आदमी को बर्प करा रहे हैं कंधे पर रख के, राइट. खैर, अच्छा, बच्चों को बहुत ज़्यादा छींके कई बार आने लगती हैं, उनको हिचकियाँ आती हैं. तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, आई गेस बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे उसको, कि हिचकी रुक ही नहीं रही है बच्चे की. यस. तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हाँ, तो एक तो जो छींक आना या हिचकी आना अगेन नॉर्मल न्यूबॉर्न फिनोमेना में काउंट होता है. जो स्नीजिंग होता है दैट इज़ जस्ट टू क्लियर बच्चे का नाक. अब बड़े लोग की तरह वो मतलब नाक को ब्लो नहीं कर सकते, तो कुछ म्यूकस आया, बूगर आया, तो बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि नाक इरिटेट होता है, छींक करते हैं एंड वो क्लियर हो जाता है. हिचकी जो होती है, अगेन बच्चों का भी सिस्टम सारा इमेच्योर होता है, तो देयर इज़ अ बिग मसल नोन एज डायाफ्राम हमारी लंग्स के नीचे. तो जब बच्चे ओवर फीड कर लेते हैं या बहुत जल्दी गल्प कर लेते हैं मिल्क को, तो उस टाइम पर क्योंकि आपकी पेट भर गया, वो डायाफ्राम नीचे हो गया, तो उसके कारण बच्चों को हिचकियाँ आती है. दिस इज़ द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड इट. बट हिचकी या हिकअप्स जो होते हैं न्यूबॉर्न्स में मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बिनाइन, मतलब कि हार्मफुल बिल्कुल नहीं होते. तो अगर फीड के बीच में बच्चे को बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है, देन टेक अ ब्रेक, 10 to 15 मिनट्स बर्पिंग कराओ उन्हें. इट रिलीजेज द एक्सेस एयर जो बच्चे ने स्वैलो किया है, एंड देन यू कैन रिज्यूम द फीडिंग ऑल्सो. एंड ऑल्सो इस सिस्टम को मेच्योर करने के लिए टमी टाइम इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज. तो टमी टाइम आप जितना दोगे, सिस्टम ये वाला सारा सेटल हो जाएगा, मसल स्ट्रांग होगी एंड इवेंचुअली बर्पिंग कम हो जाता है. बट अगर कोई बच्चा ऐसा है कि 60 मिनट से ज़्यादा हिचकी लिए जा रहा है कंटिन्यूसली, देन इट्स नॉट ओके, तो यू शुड रश टू योर डॉक्टर. ओके. अच्छा, टमी टाइम को अगर समझे तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं और ये होता क्या है? बहुत सारे लोग नहीं जानते. या सो टमी टाइम इज़ मतलब टमी टाइम तो चलो मेडिकल टर्म होगी या फैंसी वर्ड होगा, बच्चे को पेट के बल लेटाना इज़ टमी टाइम, एज सिंपल एज दैट. तो इट आइडली इट शुड बी स्टार्टेड पहले दिन से ही.
बट पहले दिन के बच्चे को आप ज़मीन पे तो नहीं लेटा दोगे, तो आप अपने ऊपर लेटा सकते हो या फिर बर्पिंग कराने टाइम अपनी लेग्स पे उल्टा लेटा सकते हो। सो जब बच्चा उल्टा लेटता है, एक तो जो एक्सेसिव गैस होती है वो रिलीज़ होती है, दूसरा इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बच्चे की नेक एंड शोल्डर मसल्स है उनको डेवलप करने के लिए। तो जिन बच्चों का एज वी टॉक्ड अबाउट द डेवलपमेंट, जब हमें लगता है नेक होल्डिंग नहीं आया 3 मंथ्स पे, तो वी टेल द पेरेंट्स टू गिव देम लॉट ऑफ टमी टाइम अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट असेसमेंट आई मीन। तो टमी टाइम आप जितना दोगे, मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर द किड, उतना ज़्यादा उनका ये ऊपर वाला सारा एरिया जो होता है इट स्ट्रेंथन्स एंड इट हेल्प्स इन रीचिंग द माइलस्टोन्स वेरी अर्ली। ओके, अच्छा एक सवाल और आता है क्योंकि जब शुरुआत में बच्चे को आप देखते हैं तो यहाँ पर एक गैप सा होता है, वो पूरी आपकी बोन्स लगी नहीं होती हैं एक साथ में, तो वो एक्चुअली होता क्या है उसको समझना चाहेंगे, और उसको दादी नानी के नुस्खे के हिसाब से उसमें वहाँ पे लोग कहते हैं कि तेल लगा दो तो वो जल्दी गैप फिल हो जाएगा। सो उसको मेडिकल टर्म में हम एंटीरियर फॉन्टेनेल बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में सॉफ्ट स्पॉट बोलते हैं। तो कुछ नहीं होता, जो बोन्स होती हैं वो पूरी आपस में मीट नहीं करती है, तो इट्स अ गैप। सो उसमें आपको जो बॉडी का नेचुरल गैप है, लेस इज़ मोर इंटरवेंशन, कुछ नहीं करना होता उसके साथ। कोई तेल भरने से वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता या जल्दी नहीं भरता है, ना उसे दबा दबा के देखना है। एंड दादी नानी के नुस्खे तो बहुत होते हैं। सम पीपल आई हैव सीन कि जब तक वो कवर नहीं होता हैड भी पहना कर रखते हैं बच्चे को, विच इज़ लाइक 18 मंथ्स तक कि वो अभी सॉफ्ट है करके। बट 6 to 12 मंथ्स के बाद वो भरना स्टार्ट हो जाता है। 18 मंथ्स तक अगर आपके बच्चे का वो सॉफ्ट स्पॉट खुला हुआ है, देन इट्स साइन कि हाँ कोई डेफिशिएंसी है, तो यू शुड मीट योर डॉक्टर, वरना उसको ना छेड़ो तो बेटर है। उसके ऊपर कोम भी कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर जो हमारी ब्रेन की लेयरिंग होती है, जो एक्सटर्नल लेयरिंग ड्यूरा मैटर, दैट इज़ वेरी थिक। तो ऐसा नहीं है कि कंघी करी तो उस पर लग जाएगा या कोई चीज़ से इट कैन गेट पंचर्ड वेरी इजीली, इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, सर को लेकर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप तकिया जब रखते हो बच्चे के नीचे तो कौन सा तकिया रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। दादी नानी के नुस्खे अगेन वो आते हैं कि राई का पिलो, राई का पिलो, सरसों का पिलो, तो उसमें क्या करना चाहिए बच्चे के लिए? अच्छा, अगेन इफ़ यू रीड द गाइडलाइंस तो बोलते हैं 18 महीने तक कोई पिलो यूज़ ही नहीं करना है। ओके। ना आपको मेमोरी फोम यूज़ करना है, ना आपको राई का पिलो यूज़ करना है, ना वो चुन्नी बांध के जो होता है यूज़ कर देना है। नथिंग टू बी यूज्ड बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद सिड्स। सिड्स होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सो इट इज़ लाइक बिना किसी कारण के लाइक योर इन्फेंट डाइड, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। बट इट वॉज सीन कि अगर आप बच्चे के आसपास कोई भी सफोकेटिंग चीज़ रख देते हो, लाइक अ हेवी ब्लैंकेट और इवन अ पिलो, बिकॉज अगर बच्चे का मुंह गलती से पिलो पे पड़ गया, किसी भी तरह बच्चा रोटेट हो गया, दे विल नॉट नो हाउ टू टर्न बैक। तो इसीलिए जो है पिलोज पहले ही बोलते थे राई का पिलो यूज़ कर लो, फ्लैट हेड प्रिवेंट हो जाएगा, बच्चे का सर एक तरफ से टेढ़ा नहीं होगा एंड ऑल करके। तो आजकल एवरीथिंग इज़ एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, नो पिलोज टिल 18 मंथ्स। एंड अगर आपके बच्चे का फ्लैट हेड हो भी रहा है तो अगेन एज आई मेंशन टमी टाइम उसको भी प्रिवेंट करता है। एंड प्लस जब 3-4 मंथ्स के बाद कीप द बेबी एज मच अपराइट एज पॉसिबल। अगर किसी बच्चे का बहुत ही टेढ़ा हो जाता है सर, देन बी सेंड टू द फिजियोथेरेपिस्ट एट 6 मंथ्स। वो कहते हैं ना कि ब्रेन आपका कितना, मेमोरी कितना अच्छा होगा वो आपके यहाँ पे उससे डिपेंड करता है कि आपका फ्लैट हेड है या आपका दिस इज अ न्यू मिथ, आई एम आल्सो लिसनिंग इट टू द फर्स्ट टाइम। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपने क्लाइंट से कोई आगे बोला हो किसी ने कि मेमोरी मेरे बच्चे की अच्छी होनी चाहिए, क्या करूँ उसके लिए? सो यस दे डू आस्क, बट ये मिथ तो मैंने भी पहली बार सुना है कि बच्चे को लेटा दो तो अच्छा होता है करके। सो नथिंग लाइक दैट, मतलब दैट दीज आर ऑल जस्ट मिथ। हेड को लेकर बहुत सारे मिथ है, तेल लगा दो, मुंडन करा दो एंड सॉफ्ट स्पॉट आते हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मुंडन जो है जो होता है वो कब कराना चाहिए? हेड शेव जो आप नॉर्मली कराते हैं उसे मुंडन कहते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत से नहीं जानते हैं, उनको बता दिया मैंने। तो हेड शेव कब कराना चाहिए बच्चे का? सो साइंटिफिकली तो आप नहीं भी कराओ तो चलेगा। आई हैव 2-3 डॉक्टर फ्रेंड्स जिन्होंने अपने बच्चे का मुंडन भी नहीं कराया अभी तक, सीधा फर्स्ट हेयर कट कराया एट 3 years। सो मुंडन का कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, इट इज़ मोर बिकॉज ऑफ द रिलीजियस थिंग्स विच इज़ फॉलोड इन इंडिया। एंड अगर कराना भी है तो यू शुड वेट एटलीस्ट, जो हमने सॉफ्ट स्पॉट की बात की है तो वो थोड़ा क्लोज हो जाए, विच इज़ 9 to 12 months पे इट स्टार्ट्स। एंड बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। आई मीन दे शुड नॉट बी क्राइंग और दे शुड नॉट बी इवन नोइंग कि क्या हो रहा है। तो आफ्टर 12 months कराना इज़ अ बेटर टाइम। बट एज आई सेड इट्स मोर ऑफ अ रिचुअल और अ रिलीजियस थिंग। तो जो जिसके घर का रिचुअल है लोग करा तो लेते हैं, बट अगर साइंटिफिक बेसिस पे जाओ कि वो जो सॉफ्ट स्पॉट थोड़ा क्लोज हो जाए, बच्चा थोड़ा बेटर टॉलरेट करे,
तो उसके लिए आफ्टर 1 ईयर। एंड कोई उससे घने बाल नहीं आते हैं, बाल लंबे नहीं होते हैं, बार बार मुंडन कराने से अच्छे बाल नहीं आते हैं। सब myth है। ऑल इज मिथ, यस। अच्छा, एक चीज़ और होती है, मुस्लिम्स में सर्कमसिजन का है, मेल जो बेबी होते हैं उनका कराना होता है। तो ये क्या कराना चाहिए, और अगर या फिर नहीं कराना चाहिए, और इसके कराने के फ़ायदे क्या होते हैं, और साथ में किस एज में कराना चाहिए? ओके, सर्कमसिशन अगेन मेडिकली तो हम लोग इंडिकेट नहीं करते हैं। अगेन इट्स मोर ऑफ अ रिलीजियस एंड रिचुअल थिंग, राइट। एंड उसके नुकसान तो कुछ भी नहीं होता। नुकसान तो क्या बोलूँ, बड़े पेरेंट्स ये अप्रीहेंशन में आ जाते हैं कि 1 साल तक बच्चे का वो पिनाइल एरिया खुल नहीं रहा, जिसको बोलते हैं सुसु खुल नहीं रहा, सुसु खुल नहीं रहा। आई मीन हर हफ्ते 1-2 बच्चे तो आते हैं इस कंप्लेन से। सो बच्चों में ना नेचुरली फिमोसिस होता है। फिमोसिस का मतलब कि जहाँ से बच्चा सुसु पास करता है, मेल बेबी, दैट इज़ नेचुरली टाइट। एंड जो फोर स्किन होती है वो पीछे की तरफ रिट्रैक्ट होती ही नहीं है। एंड इट इज़ सेड कि 50% बच्चों की 5 years तक रिट्रैक्ट होती है, बाकियों की उसके बाद होती है। सो वो पेरेंट्स का एप्रीहेंशन हेल्प्स मोर इन दिस सर्कमसिशन एंड ऑल, क्योंकि एक तो आपको वो फोर स्किन रिट्रैक्शन की टेंशन नहीं है, एंड दूसरा जो है हाइजीन मैटर से भी सर्कमसिशन इज आई फील मोर हेल्पफुल, बिकॉज जो आपका वाइट डिस्चार्ज होता है, स्मेग्मा जिसको बोलते हैं, वो कलेक्शन नहीं होता ज़्यादा। ओके, सो अगला सवाल है वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ। तो वैक्सीनेशन अब क्योंकि जिस तरीके से होने लगी हैं, बहुत सारी डिजीज़ के लिए आ चुकी हैं, और काफ़ी कॉस्टली भी होती हैं। yes. तो जो लोग लगवा रहे हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन जो लोग नहीं लगवा पा रहे हैं उनको कौन सी वैक्सीनेशन मैंडेटरी लगवानी चाहिए, और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवा रहे हैं तो क्या जाके बोलें कि ये वाली वैक्सीनेशन आप लगवा दो मेरे बच्चे? या सो वेरी राइट कि वैक्सीन आजकल हो तो बहुत ही महंगी गई हैं। मतलब फर्स्ट 2-3 वैक्सीन्स तो आई गेस इफ़ यू गो फॉर द हायर ब्रांड्स तो 10-10 हज़ार की भी लगती है। बट द थिंग इज़, तो जो बहुत ही मैंडेटरी वैक्सीन्स है, द गवर्नमेंट इज़ गिविंग देम फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो इफ़ वी टॉक फर्स्ट 6 months की वैक्सीनेशन, मतलब फर्स्ट 3.5 months की एटलीस्ट, तो वो सारी आपकी गवर्नमेंट में फ्री लगती है। एंड उसमें ज़्यादा डिफरेंस होता भी नहीं है, अदर देन जस्ट अ फ्यू टेक्निकल और साइंटिफिक थिंग्स। तो बहुत पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम महंगी है, तो आई गिव देम दी ऑप्शन कि जो गवर्नमेंट से लग रही है आप लगवा लो, एंड उसके बाद कम टू मी। जो उसके अलावा इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स है विच इंक्लूड टाइफॉइड एंड चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस से, इन्फ्लुएंजा, सो ये 4-5 वैक्सीन्स जो है दैट यू कैन गेट इट डन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। अगर फिर भी अफोर्डेबिलिटी का इशू है देन तो वी से कि ठीक है फिर छोड़ दो करके। आई मीन दैट्स नॉट मच इन आवर हैंड्स, बट 2 वैक्सीन्स विच आई फील कि अगर आप मतलब ठीक है फाइनेंशियल बहुत कंस्ट्रेंट्स भी है, तो टाइफॉइड एंड चिकन पॉक्स आर 2 वैक्सीन्स जो आपको गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट से ज़रूर लगवानी चाहिए। ओके, और पोलियो ड्रॉप्स जो होते हैं वो तो वैसे गवर्नमेंट फ्री में देती है, वैसे अब तो इंडिया पोलियो फ्री है, yes. हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से प्रिकॉशनरी ले रहे हैं लोग ड्रॉप्स। अब हम आते हैं बच्चों के टीथिंग पे, ये कब सही वक्त होता है शुरू होने का, और क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए आपको? ऑलराइट, सो जो टीथिंग के साइंस होते हैं, मतलब गम्स हार्डनिंग एंड ऑल, वो आपको 4-5 months पे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। बट जो पहला दांत है ना, उसके निकलने की भी इतनी लंबी रेंज है कि मतलब इट्स 6 to 15 months इफ़ यू गो बाय द टेक्स्ट बुक। तो जितनी भी विजिट्स होती है ना, 6 महीने पर मैम दांत नहीं आया, 8 महीने पर मैम अभी भी नहीं आया, एवरी टाइम आई टेल माई पेशेंट्स 15 महीने तक वेट करो, फिर 10 महीने पर नहीं आया मैम, अब तो 12 महीने हो गए नहीं आया। सो टिल 15 months एक दांत आना बिल्कुल नॉर्मल होता है। एंड टीथिंग टाइम पे अगेन बहुत सारे मिथ्स हैं इंडिया में एसोसिएटेड की, शहद चटा दो एंड देन यू नो तलिस्मी मोती पहना दो, समथिंग लाइक दैट। ये भी तो मैंने पहली बार सुना। या इवन आई हर्ड इट फ्रॉम सम ऑफ माय पेशेंट्स ओनली। एंड दिस शहद चटा दो या किसी शुगरी चीज़ दे दो तो दांत में दर्द कम हो जाएगा। सो ऑल दीज आर मिथ्स एंड एक्चुअली दीज आर हार्मफुल फॉर द बेबी। तो वेरी गुड ऑप्शंस बच्चे की टीथिंग टाइम पर, एक तो आप सिलिकॉन के फिंगर ब्रश से गम मसाज कर सकते हो। देन सेकेंड थिंग यू कैन ऑफर देम टीदर्स। टीदर्स जो होते हैं वो फ्लूइड फिल्ड नहीं होने चाहिए। अगेन मार्केट में आप देखोगे बहुत सारे पानी से या जेल से भरे हुए लिक्विड वाले टीदर्स होते हैं, दोज शुड नॉट बी यूज। एंड वेरी गुड नेचुरल टीदर्स आर थिक कैरेट स्टिक्स या क्यूक्यूम्बर स्टिक्स। एंड एक बड़ा अच्छा तरीका होता है विच आई फॉलोड इन माई डॉटर कि अगर समर टाइम है तो आप मिल्क के पॉप्सिकल्स बना के बच्चे को दे सकते हो, जो कैंडी टाइप होते हैं। तो एनीथिंग विच इज़ हार्ड एंड विच इज़ यू नो कोल्ड इज़ वेरी सूदिंग फॉर द गम्स। एंड आम की गुठली बहुत अंडररेटेड टीदर है आई गेस, बट इट्स द बेस्ट टीदर विच किड्स एंजॉय। समझ का वेट करना पड़ेगा। हाँ यस, अगर समझ में टीदिंग हो तो बेटर है। हर टाइम पे अवेलेबल है, लेकिन जो मज़ा है आम का वो समझ तो समझ में ही है। डॉक्टर निमिषा, सॉलिड्स कब इंट्रोड्यूस करने चाहिए और शुरुआत कैसे करनी चाहिए बच्चों के लिए?
ओके, तो सॉलिड इंट्रोडक्शन का अगेन गाइडलाइंस पढ़ो तो 6 महीना टाइम होता है, बट उसमें भी देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी शुड ऑलवेज लुक. एक तो बच्चे को नेक होल्ड करना आना चाहिए एंड बच्चे को थोड़ा सिटिंग विद सपोर्ट आना चाहिए. तो अगर एंड थर्ड इट्स सेड कि बच्चा थोड़ा खाने में इंटरेस्ट दिखाए. आप 4-5 महीने के बच्चे को लाओ ना, एकदम आपकी प्लेट पे कूदते हैं कि खाना दे दो दे दो दे दो करके. सो दीज आर द 3 प्री रिक्विजिट. अगर नहीं भी आया तो 6 महीना इज़ नॉट अ स्ट्रिक्ट थिंग कि 6 महीने का हुआ तो आज ही खिलाएंगे. यू कैन वेट फॉर 1 or 2 weeks बिफोर स्टार्टिंग सॉलिड. एंड जो सॉलिड स्टार्ट करते हैं वो हम बहुत ही गंदे तरीके से करते हैं इंडिया में. आई टेल यू, दाल का पानी, चावल का पानी, दूध, बिस्किट, सो ऑल दीज आर एकदम नॉन न्यूट्रिशियस चीज़ें विद 0 कैलोरीज. सो यू शुड स्टार्ट विद द प्यूरी फॉर्म फूड. मतलब दाल है तो दाल मैश करके देना है, चावल है तो चावल मैश करके देना है. एंड प्लस नेवर फोर्स फीड द बेबी. बड़े पेरेंट्स ये पूछते हैं कि मैम हमारा बच्चा तो 2 ही चम्मच खा रहा है, 4 चम्मच खा नहीं रहा. सो इट इज़ ऑल कि इनिशियल फ्यू टाइम में क्वालिटीज़ ओवर द क्वांटिटी, कि बच्चे का फूड के साथ को रिलेशन बनाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू कि बच्चा आपका कितनी क्वांटिटी ले रहा है. बिकॉज 9 to 10 मंथ्स तक जो होता है मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन बच्चे का मिल्क ही रहता है. तो अगर आपका बच्चा एक टाइम में कम भी खा रहा है तो उसके लिए फिर बहुत टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं होता है. एंड धीरे धीरे फिर प्यूरी से मैश्ड पे आना होता है एंड नंबर ऑफ मील्स बनाना होता है. थोड़ा सा हम आगे चले गए अपने पॉडकास्ट में, लेकिन मैं वापस से थोड़ा सा पीछे आपसे जाता हूँ, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड पर बहुत सारे सवाल आते हैं कि उसकी कैसे केयर करनी चाहिए. दूसरा है आजकल उसको प्रिजर्व करने का भी ऑप्शन आ गया है, तो उसको प्रिजर्व करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो आगे क्या काम आती है बच्चों के लिए, इस पर आप मुझे बताएं. ओके, सो अम्बिलिकल कॉर्ड केयर में अगेन लेस इज़ मोर. जितना कम छेड़ोगे अम्बिलिकल कॉर्ड को उतना अच्छा है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि उस एरिया को बस ड्राई रखना है, वो आपका काम है. तो उस पर कुछ भी पानी वानी कम लगे तो अच्छा है. तो इट इज़ सेड कि जब तक नहीं गिरता बच्चों को स्पॉन्ज बाथ कराओ, मतलब गीले तौलिए से पहुँच दो रादर देन गोइंग फॉर अ फ्रैंक बाथ. एंड प्लस जब बच्चे को डाइपर पहनाते हैं तो वो कॉर्ड से नीचे उसका जो फ्रिल होता है डाइपर का वो नीचे आना चाहिए. एंड अगेन जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा है. मतलब तेल लगा के आते हैं, हल्दी लगा के आते हैं, एंड यू वोंट बिलीव काउ डंग भी लगा कर आते हैं. सो दिस इज़ ऑल यू नो, इतना इन्फेक्शन का चांस. एंड नॉर्मली जब बच्चे का कॉर्ड क्लैम्प होता है तो उसमें स्टेराइल एक क्लिप सा लगता है. तो बट ये जो होम डिलीवरीज होती है या दाई एंड ऑल करती है, वीसी बहुत ही किसी भी चीज़ से, प्लास्टिक की पन्नी से बांध के आ जाते हैं, थ्रेड से बांध के आ जाते हैं. तो मतलब बिग नोज तो ये है कि ये नहीं करने हैं. कुछ टच मत करो उसे, कुछ भी मत करो, इट विल फॉल ऑफ खुद से. नथिंग टू बी डन. बेबी की मसाज कब से शुरू करनी चाहिए? ऑयल मसाज करने के कुछ फ़ायदे हैं? यस. सो जब मम्मी और बच्चा घर पे आ जाए 7 to 10 days, थोड़ा सेटल हो जाए, मदर भी एंड बेबी भी, एंड द कॉर्ड इज़ फॉलन, तो उसके बाद आपको मसाज स्टार्ट करनी चाहिए. एंड मसाज जो होता है ना वो बॉन्डिंग टाइम बहुत अच्छा होता है. सो इट इज़ एक्चुअली सेड कि मालिश वाली की बजाय जो है मम्मी या पापा को ही मसाज करनी चाहिए. सो बॉन्डिंग टाइम अच्छा होता है, बच्चे की सर्कुलेशन बेटर होती है, बोन्स एंड मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, एंड कुछ नर्व स्टिमुलेट होती है विच अगेन हेल्प इन बच्चे के सेंसरी डेवलपमेंट करके. एंड अगेन हमारे इंडिया में आटे की लोई से मसाज, नाक को मसाज करते हैं, नाक लंबा हो जाएगा, सुंदर बन जाएगा बच्चा, या फिर रगड़ रगड़ के मसाज करते हैं कि बच्चा बहुत मतलब स्ट्रांग हो जाएगा. सो ऑल दीज आर मिथ्स. बहुत सारे मसाज रिलेटेड ये भी एक मिथ है जो आपने बोला आटे की लोई से. यस, इट्स एब्सोल्युटली अ मिथ. उससे कुछ फायदा नहीं होता है? हेयर कम आते हैं बड़े होके बच्चे को? सो आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो जेनेटिकली डिटर्मिन्ड है. जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें फाइन जो होते हैं ना बेबी हेयर्स, लैन्यूगो बोलते हैं हम मेडिकल टर्म में, वो होते हैं. तो फोरहेड पे, देन शोल्डर पे, वो सबके होते हैं. आप लोई करोगे वो इट इज़ सो पेनफुल फॉर द बेबी. वो उतर जाएंगे बट वो वापस आ जाएंगे अगर आपके बच्चे का जेनेटिक्स ऐसा है. मेरी मम्मी बेवकूफ बना रही है कि तुम्हारी बड़ी अच्छे से लोई की थी, मैंने देखा तुम्हारे हाथ में इतने मम्मी लोग को क्रेडिट, कुछ तो चीज किसी चीज पे तो क्रेडिट लेंगे ना. तो इट्स अगेन अ मिथ. अच्छा, नाक और कान में तेल डालना चाहिए बच्चे के? नो, अगेन अ वेरी कॉमन मसाज रिलेटेड मिथ. सो नाक में तेल डालने से तो, सो व्हेन आई वाज इन दिस कलावती हॉस्पिटल, दैट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नाक में तेल डालने से वी हैड सीन अ चाइल्ड लैंडिंग अप इन निमोनिया, बिकॉज नाक से वो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया एंड ऑयल्स कैन कॉज एस्पिरेशन निमोनियाज. सो यू वोंट बिलीव द चाइल्ड लैंडेड अपॉन
वेंटिलेटर. सो दिस इज़ हाउ बैड नाक में तेल डालना कैन बी. एंड ऑयल में ऑयल अगर आप ईयर में भी डालोगे इट विल मिक्स विद द डस्ट एंड बैक्टीरिया एंड वो वहाँ पर सारा और एक्यूमुलेट हो जाएगा. सो जो भी आपके बॉडी के ये जो नेज़ल अपर्चर है या ईयर अपर्चर है, होल्स है, इनको अंदर से क्लीन करने का ज़रूरत नहीं होता, नेचुरली खुद क्लीन हो जाते हैं. जस्ट दी आउटर पार्ट को एक कॉटन के क्लोथ को पानी में डिप करके या एक ल्यूक वार्म वाटर में टावल को डिप करके क्लीन करना. दैट्स इट. ओके. और कौन सा ऑयल प्रेफर करते हैं डॉक्टर्स की मसाज के लिए? सो अगेन इसमें भी बड़े सदियों से तुम्हारे यहाँ सरसों का तेल यूज़ होता है. सो इट इज़ नोन टू कॉज स्किन के बैरियर का डिस्ट्रप्शन एंड स्किन इरिटेशन. सो आजकल सरसों का तेल प्रायोरिटी में सबसे नीचे आता है. अच्छा. यस, हाँ. सो विच एवर ऑयल यू आर यूजिंग, तीन फैक्टर्स देखने होते हैं. एक तो इट शुड बी मतलब रॉ प्रेस्ड बोलते हैं. दूसरा फ्रेगरेंस मिनिमल होना चाहिए. तो इवन इफ़ यू आर बाय मार्केट वाले ऑयल्स जो हैं उसमें अगर बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस है इट इज़ नॉट गुड फॉर द बेबी स्किन. एंड थर्ड इट इज़ सेड कोई भी ऑयल यूज़ करो रैश नहीं होना चाहिए बच्चे को. तो ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट कि जो ऑयल यूज़ कर रहे हो एक हाथ पे या पैर पे करके देखो. इफ़ यू फील उससे कुछ रैश एंड ऑल हो रहा है तो दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर योर बेबी स्किन. बेस्ट इज़ कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल. बट कुछ स्टडीज़ आजकल ऑलिव ऑयल को भी बोल रही है नॉट वेरी गुड. सो अगर किसी को इनिशियली लेना है तो रॉ प्रेस्ड कोकोनट ऑयल इज़ माई चॉइस. मस्टर्ड ऑयल को एकदम नो? नो, नॉट एट ऑल. मस्टर्ड ऑयल इज़ अ बिग नो. अच्छा, लोग बोलते हैं काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती हैं. हाँ, नहीं, कुछ बड़ी नहीं होती हैं. आंखों का साइज़ उतना ही रहता है. बट काजल लगाने से इट हैज़ लेड, काजल हैज़ लेड, सो इट कैन कॉज आई इरिटेशन ऑल्सो. एंड हमारे यहाँ पर एक टीयर डक्ट होती है. सो काजल लगाने से बड़े बच्चों की वो ब्लॉक हो जाती है, फिर आई से परसिस्टेंट टीयरिंग होती रहती है, आई में इन्फेक्शन हो जाता है. एंड अगेन शेयरिंग अ वेरी बैड एक्सपीरियंस. तो मार्केट वाला तो सब बोलते हैं ख़राब है. तो सम दादी के जिन्होंने घर में सम सूट से काजल बनाते हैं, वो जो धुआं निकलता है उसको दे कलेक्ट ऑन समथिंग एंड दे अप्लाई. उन्होंने एकदम गर्म काजल बच्चे की आई में डाल दिया एंड द चाइल्ड एंडेड अप विद कॉर्नियल डैमेज ऑफ द आई, अ न्यू बॉर्न. सो मतलब आई एम टेलिंग द एक्सट्रीम केसेस. लाइक हम लोग बड़ा समझते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा करके, बट इट कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल. एंड मेरे पास जो न्यू बॉर्न आता है, टेल देम फ्लैटली नो काजल, नो गुट्टी, नो ग्राइप वाटर इन द फर्स्ट विजिट ओनली. And many hospitals have written it on the discharge cards also आजकल. ऐसे तो आपने बहुत सारे बच्चे देखे ही हैं जिनके मोटा काजल लगा देते हैं लोग. मोटा. हाँ, तो नज़र से बचाना तो पीछे लगा लो टीका इफ़ यू बिलीव इन इट, बट नॉट इन दी आई. मदर फीड की बात करते हैं, अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला मिल्क पे लोग शिफ्ट होते हैं, डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं. तो ये फॉर्मूला मिल्क सही है? सो अगर मदर का मिल्क किसी मेडिकल कंडीशन से या एनी लॉजिस्टिक रीजंस नहीं आ रहा तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फार्मूला मिल्क ही होता है. आई मीन जो फार्मूला मिल्क होता है, एक तो आप देखोगे बड़ी कंपनीज बनाती हैं एंड उसका कॉन्स्टिट्यूशन दे ट्राई टू कीप इट एज सिमिलर टू द मदर्स मिल्क. ऑब्वियसली मदर्स मिल्क गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसको तो कोई कंपैरिजन नहीं है. बट अगर नहीं आ रहा देन फार्मूला मिल्क कैन बी अ सेवियर फॉर अ लॉट ऑफ मदर्स. बट वॉट आई सी ना कि मतलब हमारे यहाँ पर माँ की वैल्यू ब्रेस्ट मिल्क से बड़ी कोरिलेट की जाती है. एंड आई फील वेरी बैड फॉर इट कि मदर इज ट्राइंग सो हार्ड. इतने इंस्टा DMs आते हैं कि मैम गिल्ट हो रहा है, आई एम इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन की मिल्क नहीं आ रहा. सो दैट वी शुड स्टॉप. आई फील कि ठीक है, मम्मी इज़ ट्राइंग, एवरी मदर वॉन्ट्स अपने बच्चे को फीड कराना, बट अगर किसी रीज़न से नहीं करा रहे देन फार्मूला इज़ डेफिनेटली द बेस्ट ऑप्शन. अच्छा, हम मूवीज़ में देखते थे कि एक दूसरी माँ ने एक बच्चे को फीड करा दिया. हाँ. तो अगर इन केस कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई है जो साथ में जिसके बेबी हुआ है और उनके फीड अगर ज़्यादा हो रहा है, तो क्या दूसरे का बेबी को फीड कराया जा सकता है? सो नॉट डायरेक्टली लाइक दिस जो मूवीज़ में दिखाते हैं, बट आजकल देर आर मिल्क बैंक्स. सो जिस मदर का मिल्क ज़्यादा होता है, मिल्क बैंक्स में दे कैन डोनेट द मिल्क. वहाँ पर वो मिल्क पहले स्क्रीन होता है फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीजेज और इम्प्योरिटीज़. देन इट इज़ पैस्चराइज्ड एंड देन स्टोर्ड इन अ ऑप्टिमल कंडीशन जिसमें स्टोर होना चाहिए. एंड मिल्क बैंक्स के जो डोनर मिल्क बोलते हैं इन्हें कि किसी और ने दूध दिया है, इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर द प्री टर्म बेबीज़ एंड नर्सरी बेबीज़. तो उनमें इम्यूनिटी का ज़रूरत होता है एंड मम्मी का मिल्क इज़ वेरी गुड इन द इम्यूनिटी पार्ट. सो मतलब बच्चे को तो नहीं पता आइडेंटिटी मिल्क की, बट बच्चे को इम्यूनिटी उससे मिल जाती है. सो ऐसे पिलाना कि डायरेक्टली किसी का भी लेकर दे दिया, दैट इज़ नॉट ओके, बट मिल्क बैंक से एब्सोल्युटली सेफ. ओके. आजकल बहुत सारे लोग वर्किंग हैं तो क्या कहते हैं कि वो पम्प कर लेते हैं मिल्क को.
तो अगर वो पंप कर रहे हैं तो उसको सेफली बेबी को देने का तरीका क्या है? क्या उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं या फिर Yes, yes. कितनी देर तक रख सकते हैं? उस पर क्या Right. बोलेंगे आप? So as you rightly mentioned, pumping is also severe. I joined my work back at 1 month and मेरे लिए तो pumping बहुत ही severe था. So अगर आप फ्रेशली पम्प्ड मिल्क है उसको रूम टेम्परेचर पे 4 आवर्स तक रख सकते हो. रेफ्रिजरेटर में इन द फ्रिज पार्ट इफ़ यू आर स्टोरिंग देन अप टू 4 days एंड फ्रीज़र में तो अप टू 6 months ऑल्सो यू कैन स्टोर. 2-3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट कि एक तो आपको लेबल कर देना चाहिए कि जो पहले आपने एक्सप्रेस किया मिल्क वो पहले बच्चे को पिलाना है. सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपने मिल्क बाहर लिया है तो आप उसको ना माइक्रोवेव कर सकते हो ना गैस पे रख सकते हो. डोंट बॉयल इट, वो स्पॉयल हो जाता है. तो एक ल्यूकॉर्म वाटर का बोल लेकर उसमें जस्ट कीप द मिल्क एंड देन पिलाने के लिए यू कैन यूज़ ईदर कटोरी, स्पून और पैलेडीज और बॉटल्स विच एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू. ओके. और 1 साल से पहले क्या काऊ मिल्क दे सकते हैं बच्चे को? So again, very important, very upcoming and very controversial question. 6 months तक तो नो है काउस मिल्क एकदम. 6 months के बाद जब हम खाने को सॉलिड्स देते हैं बच्चे को, तो मान लो आपको कोई चीज़ बॉईल करके बनानी है, लेटेस्ट से खीर बनाना है, तो वो आप मदर्स मिल्क या फॉर्मूला में नहीं बना सकते. सो कुकिंग में काउस मिल्क इज़ ओके. काउ मिल्क प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो ओके लाइक घी और यू नो दिस चीज़, होम मेड चीज़ या ये पनीर. 6 मंथ्स के बाद? या 6 months के बाद. 6 months से पहले एब्सोल्युटली नो काउस मिल्क. 6 months to 1 year कुकिंग में काउस मिल्क अलाउड था. बट वॉट हैज़ हैपेंड, अभी WHO ने ना एक पोजीशन पेपर निकाला आई थिंक 1 or 2 years बैक. सो इट हैज़ सेड कि एनिमल मिल्क मतलब काउ मिल्क या बफेलो मिल्क कैन बी गिवन आफ्टर 6 months. तो उसमें जो एक लूप होल है कि उन्होंने जो स्टडी करी थी वो डेवलप्ड नेशंस में की थी एंड इंडिया टेक्निकली उन डेवलप्ड नेशंस में आता नहीं है. एंड काउस मिल्क कैन कॉज अ लॉट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एंड प्लस द क्वालिटी ऑफ मिल्क वी आर नॉट श्योर यहाँ पर कितना रेगुलेट हो रहा है. सो इट इज़ लाइक कि अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो पिलाना. बट सपोज बिकॉज फार्मूला इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो लेट अस से you cannot afford the formula, then yes, cow's milk after your doctor's recommendation is considered fine now after 6 months also. क्या कोई बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकता है? लैक्टोज इंटॉलरेंस इज ग्रॉसली ओवर डायग्नोज्ड यहाँ पर ना. Okay. सो लैक्टोज इंटॉलरेंस जो कंजेनाइटल होता है, मतलब पैदा होते ही बच्चे को है, बाय बर्थ है कि उसमें वो एंजाइम ही नहीं बन रहा, दैट्स अ वेरी रेयर कंडीशन. उसके अलावा 2 कंडीशंस होती है जहाँ टेम्परेरी लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है बच्चा, मतलब 1-2 हफ्ते के लिए लेटेस्ट से. एक तो प्रीमेच्योर बेबीज एंड दूसरा जो होता है जब किसी बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हुआ, डायरिया हुआ, तो उसके बाद भी कभी कभी जो बॉडी लैक्टोज को ब्रेक करने वाली एंजाइम है वो कम बनाती है. सो इन 2 कंडीशंस में भी इट्स इज जस्ट 1 to 2 weeks. बट हमारे यहाँ क्या होता है, ग्रीन पॉटी हुई, फ्रॉथी पॉटी हुई, पेट फूल गया, बच्चे ने पॉटी ज़्यादा कर दी, तो सीधा केमिस्ट से लैक्टोज फ्री डब्बा लेकर दे विल स्टार्ट. सो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग. सो हमेशा डॉक्टर्स जब टेस्ट करते हैं उसमें पॉजिटिव आता है, ये टेस्ट जो पॉजिटिव आता है, देन ओनली यू कैन लेबल इट एज लैक्टोज इंटॉलरेंस, नॉट अदरवाइज. ओके. अभी आपने पॉटी का जिक्र किया तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो पॉटी का कलर देख के बता देते हैं कि भाई कौन सी बीमारी हो गई है. तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है? To some extent, yes, and I have a gallery full of poop diapers in my phone. My husband keeps on, telling me ये क्या भर रखा है फोन में, because the parents are obsessed with the potty color, right? So जो इंडिया में ग्रीन पॉटी का ऑब्सेशन है, that is wrong. ग्रीन और येलो पॉटीज और ब्राउन पॉटी इज एक्चुअली नॉर्मल. What is not normal is रेड पॉटी और वाइट और चौकी पॉटी और दी ब्लैक पॉटी. सो अगर आपका रेड पॉटी है, इट कैन इंडिकेट ब्लड, तो अगेन इन्फेक्शन या एनी एलर्जी. अगर वाइट या क्लेई पॉटी बच्चा कंसिस्टेंटली कर रहा है, इट कैन इंडिकेट अ लिवर डिजीज. एंड ब्लैक पॉटी जो है, इट जनरली इंडिकेट्स कि आपके जो इंटेस्टिनल सिस्टम है वहाँ पर कोई पुरानी ब्लीड हुई है. ओके. सो दीज आर द वेरी सटल इंडिकेटर्स. ऑब्वियसली अदर सिम्टम्स ऑल्सो मैटर. तो अगर ऐसा कोई केस होता है तो आप फौरन अपने डॉक्टर को yes. But any shade of green fluorescent yellow is वो okay. हमें बचपन से बताया गया ना कि ग्रीन पॉटी हो रही है तो कुछ प्रॉब्लम है. अच्छा, सनलाइट को लेके काफ़ी ज़्यादा मिथ आ रही है आजकल. विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो इंडिया में भरकर है एडल्ट्स में. तो बच्चों के लिए कितनी सनलाइट ज़रूरी होती है विटामिन डी के लिए अगर बात करें? Yeah, so again, sunlight is one thing which Indian moms, दादी, everyone is obsessed with. मैम कितनी देर दिखाना है, कब दिखाना है करके. बट द रीसेंट गाइडलाइंस है 6 months से नीचे दिखाना ही नहीं है सनलाइट, बिकॉज द रिस्क ऑफ बर्न्स इज मच मोर एज कम्पेयर टू जो हम फायदे सनलाइट के गिना रहे हैं करके. ये सर्दी में भी नहीं करना है? नो, सर्दी में भी नहीं करना है. सर्दी में तो सनलाइट आती भी इतनी कम है करके. सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. एंड मतलब इसमें तो जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है दैट इवन पीडियाट्रिशियंस आर अनअवेयर ऑफ इट.
एंड या जस्ट शेयरिंग अ वेरी फनी एनेक्डोट, व्हेन वी वर रेजिडेंट्स तो एक बच्चा आया था जॉन्डिस और समथिंग के साथ. Okay. तो डिस्चार्ज कार्ड पे हम लोग को एडवाइस लिखना होता है. वन ऑफ द रेजिडेंट रूल, सनलाइट एज एडवाइज्ड. सो द कंसल्टेंट लाइक ब्लास्टेड अस कि ये तुम रेजिडेंट होके क्या लिख रहे हो. सो सनलाइट, येस इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, बट देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ स्टडीज विच से कि अगर आप रोज़ बच्चे को अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ सन एक्सपोजर भी देते हो तो भी इनफ विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं होता. इंडिया में सनलाइट एक्सपोजर है, लाइक इट्स नॉट लाइक कि हमारी कंट्री में आता है, अच्छा धूप आता है, हम लोग का एक्सपोजर भी होता है, स्टिल वी आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी. तो बच्चों में तो बिल्कुल ही इट इज़ नॉट सफिशिएंट. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका सनलाइट एक्सपोजर कितना है, आपको न्यूबॉर्न को तो विटामिन डी देना ही देना है, राइट. एंड एज यू मेंशन, मैं आज अपना भी टेस्ट कराऊंगी, मैं भी विटामिन डी डेफिशिएंट ही निकलूंगी. सो इंडियन पॉपुलेशन इज ग्रॉसली डेफिशिएंट इन विटामिन डी. एंड फर्स्ट 6 months में बर्न्स जो होते हैं बच्चों को सन एक्सपोजर के कारण, या फिर बच्चों को जो यूवी रेज के साइड इफेक्ट्स होते हैं, दोज आर मच more if we compare it to the benefit of the sunlight, which is vitamin D we are talking about. So recent guidelines say कि exposure देना ही नहीं है 6 महीने से नीचे. अब आ रही है घर के अंदर बच्चा बैठा है, that's a different thing, but you should not take the baby out just for the sunlight exposure. आजकल का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, स्क्रीन टाइम. Yes. कितनी देर देना चाहिए बच्चों को या बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, और इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? Yes. So up to 2 years zero screen time. Okay. I mean it does include कि हाँ वीडियो कॉल किसी से रिलेटिव से करा रहे हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट ऐसे इंटेंशनली स्क्रीन दिखाना, जीरो स्क्रीन टाइम, यू रीड एनी गाइडलाइंस इट सेज जीरो स्क्रीन. यहाँ पे स्क्रीन का मतलब टीवी, मोबाइल सब कुछ यस include है. यस अगेन मैम, हम तो फोन नहीं दिखाते, सिर्फ टीवी दिखाते हैं. सो टीवी इज एज बैड एज स्क्रीन्स. इट इज़ नॉट लाइक कि टीवी का स्क्रीन टाइम कम स्क्रीन टाइम काउंट होगा. एंड अबव 2 years इट इज सेट 2 to 5 years में सिर्फ आधा घंटा. दैट शुड ऑल्सो बी अ रेगुलेटेड स्क्रीन टाइम. ये नहीं बच्चा इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहा है, दैट इज़ नॉट ओके इन एनी एज. सो बट मेजर प्रॉब्लम हमें आती है 1 to 2 years के बच्चे में. तो एंड यू वोंट बिलीव वी आर सीइंग सो मेनी केसेस ऑफ डिलेड स्पीच आजकल बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम. लाइक आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, कपल ऑफ माइन, तो उनका बच्चा 2.5 साल तक कुछ नहीं बोल रहा था. दे वर रियली स्केर्ड कि ऑटिज्म ना हो करके. बट देन वी असेस्ड एंड वी फाउंड आउट कि बच्चा तो दिन में 6-7 घंटे तो टीवी देख रहा था. So when your child is glued to the screen, they are not even aware of the external environment. तो मम्मी क्या बोल रही है, क्या खाना खिला रही है, आस पास क्या हो रहा है, they don't know anything. And in fact ये जो एक कोकोमेलन बड़ा पॉपुलर शो है, if you know, so there was a study on कोकोमेलन कि उसकी जो animations है they are so fast and it creates a trance kind of state in baby's mind. So बच्चा एकदम उसमें addicted होता है, they are not even aware कि आस पास क्या चल रहा है. सो एक तो स्क्रीन टाइम का द मेजर आई मीन डिजास्टर्स थिंग वी आर सीइंग इज डिलेड डेवलपमेंट इन डिलेड स्पीच. एंड इट हैज़ बीन इवन टर्म्ड एज वर्चुअल ऑटिज्म आजकल, कि बच्चा ऑटिज्म के साइंस दिखाने लग गया स्क्रीन के कारण. तो ये अगर किसी को पता कैसे चलेगा कि ये वर्चुअल ऑटिज्म हो गया है बच्चे के? ओके, सो ऑटिज्म चाहे वर्चुअल है चाहे रियल ऑटिज्म है, उसके साइंस आर कि बच्चा आपका आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाएगा. 15 to 18 months का चाइल्ड वी आर टॉकिंग, दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू देयर नेम्स, दे विल नॉट मेक आई कॉन्टैक्ट, सोशली दे वोंट डू एनीथिंग एंड दे वोंट पॉइंट आउट थिंग्स एंड दे विल ऑब्वियसली लैंग्वेज डिले विल बी देयर. अब वो वर्चुअल है या रियल है उसके लिए तो स्क्रीन टाइम हिस्ट्री से हमें पता लग सकता है. एंड वर्चुअल ऑटिज्म अगर है, आप स्क्रीन टाइम 0 कर दो, 2 to 3 months में 100% यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन योर चाइल्ड. ओके, अच्छा मेरा भी ये बेबी है तो वो क्या है कि गाने सुन लेता है, उस पर वो थोड़ा सा डांस कर लेता है. तो हम लोगों को लगता है कि वाह यार ये तो काफ़ी क्रिएटिव निकल रहा है. हाँ. डांस कर लेता है, तो ये भी नहीं कराना है बिल्कुल भी. नो, यूज गूगल प्ले, एलेक्सा या ऑडियो. यस, ऑडियो इज़ फाइन, वीडियो इज़ नॉट फाइन. इट इज़ इवन सेड, कई पेरेंट्स से मैं पूछती हूँ कि बच्चा टीवी देखता है, नहीं मैम चलता तो रहता है, बच्चा नहीं देखता. सो दैट इवन बैकग्राउंड टीवी इज़ नॉट ओके. एंड आई मीन वॉट आई फील ना, आजकल पेरेंट्स ही एडिक्टेड हैं स्क्रीन को. मतलब दैट्स अगेन अ ह्यूज टॉपिक टू डिस्कस, बट आई हैव अ पर्सनल ओपिनियन, अगर आप अपना स्क्रीन टाइम कट डाउन नहीं करोगे, आप बच्चे का नहीं कर सकते हो. तो ये रील जो दिखा रहे हैं बच्चों को, Absolutely no. So again, why are we addicted to the reels? ना anything which is fast moving, anything जिसमें बहुत animation होता है, it is an addicting thing. वो आपके brain की wiring को ही ऐसा करता है, you are just glued to it करके. मतलब मेरी daughter once she was watching this Peppa Pig, although I give her very less screen time. I was also sitting and मेरे को भी इतना interest आ रहा था. Then my husband came and what are you watching? I said पता नहीं अच्छा तो लग रहा है करके. So then you get to know कि ये तो सही में addictive चीज़ है. I mean all these cartoons and all, they have so fast एनिमेशंस, इतने ब्राइट कलर्स, इट कीप्स यू ग्लूड टू द स्क्रीन. अच्छा, जैसा आपने बोला कि अगर किसी को वर्चुअल ऑटिज्म
होता है, उसके थोड़े सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, समझ में आ जाता है आपको कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो एक तो पहली चीज़ स्क्रीन टाइम को Yes. ज़ीरो करना है। यस अब सही कैसे होगा ये? ओके सही होने के लिए एक तो स्क्रीन टाइम से बहुत असर आता है, दूसरा यू शुड गेट अ कंप्लीट असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड बाय डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। दे हैव अ क्वेश्चनर जिसमें वो सारे क्वेश्चन पूछते हैं, आई कांटेक्ट बना रहा है बच्चा कि नहीं बना रहा, बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, कितने वर्ड्स बोल रहा है किस एज पे, एंड अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। तो इन बच्चों को फिर हम स्पीच थेरेपी पे स्क्रीन टाइम कम करके अगर बेटर हो गया तो गुड। सो मेरे पास कोई डिलेड स्पीच के लिए आता है, द फर्स्ट थिंग आई टेल देम टू कट डाउन द स्क्रीन। सेकेंड थिंग, आजकल पेरेंट्स इतने बिजी हैं अपने बच्चे के साथ हम इंटरैक्ट ही नहीं करते, तो अगर बच्चे के साथ आप बोल नहीं रहे हो बच्चे का वोकैबुलरी बनेगा कहाँ से। एंड थर्ड थिंग, इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन आई मीन एंड यू फील द चाइल्ड विल बी ओके, सेंड देम टू अ प्ले स्कूल। एक तो अब रूटीन बन जाता है, स्क्रीन टाइम कट डाउन हो जाता है, अपनी पेयर्स से बात कर पाते हैं, टीचर कुछ सिखा रहा है तो सुनता है बच्चा करके। स्टिल अगर 2-3 मंथ्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, देन इट्स ऑलवेज go to a speech therapist and a developmental pediatrician for the whole assessment. स्पीच थेरेपी में कितना वक्त लगता है अगर कोई बच्चा कम वर्ड्स बोल रहा है या फिर बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, तो क्या ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, हर बच्चे में अलग होता है? येस सो ये हर बच्चे में अलग होता है, बिकॉज स्पीच थेरेपी में सिर्फ हम बच्चे को बोलना नहीं सिखा रहे, इट इज़ द ओवरऑल कम्युनिकेशन वी आर टीचिंग। तो अगर एक बच्चे में सिर्फ हमें लग रहा है कि स्पीच नहीं है बट जो नॉन वर्बल है, कि बिना बताए बच्चा सब समझा रहा है, पॉइंटिंग आउट कर रहा है, अगर कुछ चाहिए आपको खींच के ला रहा है या फिर आप उसको बोलो कि बेटा बुक ले आओ यहाँ रख रो, कमांड्स फॉलो कर रहा है, देन ये बच्चे बहुत जल्दी ग्रैस्प करते हैं, बिकॉज इनमें हमें सिर्फ स्पीच पे काम करना है। बट लेटेस्ट से किसी में कम्युनिकेशन ही गैप्स है कि बच्चे को बात ही कम समझ आ रही है, और आई गेस इसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी बोलते हैं, ऐसा कुछ। या सो इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच जिसमें स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल, सो जैसे हम ऑटिज्म की बात कर रहे थे, तो ऑटिज्म वालों में स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल दोनों काम होता है। जिन बच्चों में सिर्फ स्पीच डिले है विदाउट एनी सोशल और अदर डिले, उनमें स्पीच थेरेपी इज इनफ। आउटडोर एक्टिविटीज़ कितनी इम्पोर्टेंट हैं बच्चे के लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच लैकिंग इन टूडेज वर्ल्ड। सो एक तो मतलब 2 थिंग्स विच आई फील, एक तो आउटडोर एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बच्चा बाहर थोड़े जर्म्स पैथोजन से जब एक्सपोज होगा तभी अच्छा इम्यून सिस्टम बनेगा। जो आजकल ये हाइजीनिकली और सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट में बच्चों को रखने का ट्रेंड होगा, आई एम टोटली अगेंस्ट इट। एंड देयर इज़ सो वेरी इंटरेस्टिंग अगेन अ फार्म हाइपोथेसिस है। सो अ स्टडी वाज डन जिसमें इट वाज फाउंड कि जो बच्चे मिट्टी में खेलते रहते हैं, फार्म्स में, गाँव में रहते हैं, लेटर ऑन उनका इम्यूनिटी बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू द टाउन पीपल जिनका एक्सपोजर इन चीज़ से कम है, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम प्राइम हो जाता है। अनलेस यू हैव एक्सपोजर टू एनीथिंग बैड, तो आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करना कैसे सीखेगी, राइट? एंड दूसरी चीज़, ये जो ओबेसिटी का एपिडेमिक आजकल हमारे बच्चों में फैला हुआ है, तो दैट उसमें भी अगर आप आउटडोर एक्टिविटी नहीं दोगे, बच्चे का कोई मोशन ही नहीं है, बच्चा खेल नहीं रहा, कैलोरीज बर्न नहीं करेगा, तो 2 थिंग्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आउट। हम लोगों ने कई बार ये देखा है कि मिट्टी में अगर बच्चा खेल रहा है तो बोलते हैं नहीं खेलो, मिट्टी में मत खेलो, मिट्टी में तुम्हारे जर्म चले जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नो, मेरी सोसाइटी की आंटियाँ मुझे ही टोक देती हैं कि तुम तो डॉक्टर हो, तुम भी बच्चे को मिट्टी में खिला रही हो। सो एब्सोल्युटली ओके टू प्ले इन द मड। बिल्कुल थोड़ा इट इज़ नोन एज ग्रेडेड पैथोजन एक्सपोजर, कि हाँ थोड़ा थोड़ा जर्म का एक्सपोजर होना चाहिए। आई मीन बेसिक हाइजीन तो बच्चे को सिखाना है कि हैंड वॉश करें, मिट्टी वाला हाथ मुंह में ले जाएगा, आई एम नॉट ओके विद दैट, बट मिट्टी में खेलना इज़ एब्सोल्युटली ओके, बारिश में नहाना इज़ एब्सोल्युटली ओके, एंड गोइंग आउटडोर्स एंड गेटिंग एक्सपोज टू लॉट ऑफ थिंग्स इज एब्सोल्युटली। हम लोग के बचपन में बोलते हैं ना, बारिश हो रही है तो छाता लेके जाओ, रेनकोट पहन के जाओ, सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगी। अगर छोटा बच्चा है तो बिल्कुल भी भीगना नहीं चाहिए। तो वो सब खत्म हो चुका है। So 2 things which I always tell कि there is no bad weather, there is just bad clothing, right? Okay. And the second thing is कि expose नहीं करोगे बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा। And you won't believe, I went to my daughter's like school orientation, तो वहाँ की प्रिंसिपल टोल्ड कि हम ना बच्चे को फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं कराते, वी जस्ट गिव देम एक्सपोजर। लाइक वन स्कूल आई वेंट फॉर द ओरिएंटेशन, तो वन ऑफ द पेरेंट्स आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ लाइक एक्सपोजर, दे सेड 50% बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्होंने 3 साल तक बारिश ही नहीं फील की होती। आई वाज सो शॉक्ड कि भाई ये कौन से माँ बाप है, कैसे बच्चों को इतने प्रोटेक्टेड क्यों रख रहे हैं। सो ऑल दिस एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हम लोग का तो होता था एक्सपोजर, हम वी ग्रू अप एज फाइन एडल्ट, सो आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट। आजकल चलने को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग वॉकर यूज़ कर लेते हैं, राइट? अब यहाँ पर सही एज चलने की क्या होती है? पहली बात सवाल ये आता है, अगर कोई बॉय है या फिर गर्ल है।
ओके, सो वॉकर्स आर अ बिग नो। यूएस कनाडा में तो बैंड ही हो गए हैं वॉकर्स, बिकॉज वॉकर में जब एक तो 6-7 मंथ्स के बच्चों का वॉकर में डाल देते हो, नेचुरल एज ऑफ वॉकिंग जो होती है वो बच्चे की 12-13 महीना होती है, राइट। सो पहले बच्चा बैठता है, क्रॉल करता है, सपोर्ट से खड़ा होता है एंड देन वॉक करना स्टार्ट करता है। वॉकर में डाल के व्हाट वी आर डूइंग, इन सबको हम वी आर जस्ट इग्नोरिंग ऑल दीज माइलस्टोन, सीधा वॉकर में डाल दिया तो बच्चे की ना मसल्स होती हैं उतनी, ना बैलेंस होता है। तो आप कभी भी नोटिस करोगे वॉकर में बच्चा चलता नहीं है, पैर को ड्रैग करता है। सो द ड्रैगिंग ऑफ फीट इज़ द नॉट द राइट मैकेनिज्म टू वॉक। सो आजकल बड़े टो वॉकिंग के केसेस ऑल्सो वी आर सीइंग जिसमें जो है दिस वॉकर वॉज एक्सेसिवली यूज्ड। एंड वन मोर थिंग, वॉकर्स आर वेरी एक्सीडेंट प्रोन, लाइक यूट्यूब इज़ फुल ऑफ वीडियोज़ कि बच्चा गिर गया एंड वेरी वेरी एक्सीडेंट प्रोन, क्योंकि बैलेंस होता नहीं है, कहीं भी स्टेयर्स से गिर गए, बर्न्स हो गए एंड ऑल। सो वॉकर्स आर अ बिग नो। एंड चलने की एज एक्चुअली बॉयज़ और गर्ल्स में प्रैक्टिकली आई नो मैनी पीपल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट अदरवाइज विदाउट सपोर्ट चलने की एज 13-14 मंथ्स। इसमें जेनेटिक्स का कोई इफेक्ट होता है स्पीच में या फिर चलने में, कि आपके पेरेंट्स या फिर फैमिली जो भी देर में वॉक किया या देर में बोलना सीखे, तो ऐसा कुछ होता है? स्पीच में एक्चुअली येस इट इज़ कंसिडर्ड, बट अगेन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लाइक स्पीच में इट इज़ सेड कि फादर मदर में से कोई एक लेट बोला था तो बच्चा लेट बोल सकता है। एंड स्पीच में एक्चुअली इट इज़ प्रैक्टिकली, आई ऑल्सो अग्री कि गर्ल्स थोड़ा जल्दी बोलती है एज कम्पेयर टू द बॉयज़, बट अगेन देयर शुड बी सम एक्सटेंट। ये नहीं कि 3 साल तक बच्चा नहीं बोला, हम बैठे हैं कि जी पापा भी लेट बोला था तो वेट कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट। देयर आर आउटलायर्स कि ठीक है 2 साल तक कई बार BC बच्चे नहीं बोल रहे, बट रेस्ट ऑल कम्युनिकेशन इज़ फाइन। सो इट इज़ लाइक 2 साल पे अगर आपका बच्चा 0 वर्ड बोल रहा है विदाउट मतलब विद मीनिंग कुछ भी वर्ड नहीं बोल रहा, तो चाहे पापा मम्मी कभी भी बोले, यू शुड गो टू द स्पीच थेरेपिस्ट। ओके, अभी जो टो वॉकिंग की बात कर रहे थे, तो टो वॉकिंग से क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं आगे चल के? सो टो वॉकिंग एक्चुअली जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो 12 से 18 महीने के बहुत बच्चे टो वॉक करते हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज उनका मसल्स और बैलेंस जो होता है वो नहीं बना होता। सो टो वॉकिंग इटसेल्फ इज़ ओके इफ़ बच्चा उसको कभी कभी कर रहा है, बट अगर परसिस्टेंटली बच्चा टो वॉकिंग कर रहा है एंड साथ में उसके बाकी भी कोई माइलस्टोन्स डिलेड है, या फिर साथ में ऐसा है कि उसकी लेग्स की मसल्स आर वेरी टाइट, देन इट कैन समटाइम्स इंडिकेट की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बट अगर 2-3 साल तक कभी कभी ओकेजनल टो वॉकिंग कर रहा है बच्चा, वी कंसीडर इट ओके, वी डोंट डू एनीथिंग फॉर दैट। राइट, न्यूट्रिशन की बात करें तो कौन से फूड बच्चे के लिए अच्छे होते हैं, या मतलब अगर सब चीज़ तो नहीं खाते हैं बच्चे, ये तो पता ही है, बहुत ही टैंट्रम्स दिखाते हैं, तो क्या उनको प्रेफर करना चाहिए कि न्यूट्रिशन सही पहुंच जाए उन तक? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? ओके, सो एक चीज़ तो पेरेंट्स को फर्स्ट करना स्टॉप कर देना चाहिए कि नहीं खा रहा बच्चा। 1 ईयर to 3 ईयर्स के बच्चों में टॉडलर सेलेक्टिविटी होती है, तो सारे बच्चे फसी ईटर्स होते हैं, राइट। एवरीवन इज़ नॉट अ पिकी ईटर आई विल से, बट थोड़े सेलेक्टिव होते हैं। तो एज पेरेंट्स हमारा काम ना ऑफर करना होता है। तो व्हाट आई सी कि दाल चावल दिए आपने, बच्चे ने बोला मैं तो दाल नहीं खाऊंगा, तो जनरल माइंडसेट क्या होता है, अरे कुछ तो खा ले, चलो चावल ही खा ले करके। सो अनइंटेंशनली आपने क्या किया, आपने तो दाल विड्रॉ ही कर ली डाइट से, राइट। सो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू। मेरी डॉटर ने जब प्ले स्कूल जाना स्टार्ट किया था, शी डिड द सेम थिंग। तो उसकी टीचर ने कंप्लेन किया, आई टोल्ड हर आप दाल राइस मिक्स करके दो, इसको प्लेन राइस ऑफर ही नहीं करनी है, मैंने घर में कभी नहीं किया है। सो आई मीन अनइंटेंशनली ना हम लोग ही उस चीज़ को हटाते जाते हैं, अरे खाएगा नहीं, वेस्ट हो जाएगा करके। सो दी आइडियल थिंग टू ऑफर इज़ कि हमेशा 2 फूड ग्रुप्स होने चाहिए, दाल और रोटी या सब्जी और रोटी। आई मीन इट शुड हैव, जो हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड वो, एंड हमारा काम ऑफर करना होता है। उसमें से बच्चे ने जितना भी खाया, बी ओके विद दैट। अगर उसके बाद आपको लग रहा है बच्चा हंग्री नहीं है, खेल रहा है, तो होता क्या है, इंडियन माएँ रखती हैं 1 रोटी और फिर आधी रोटी तो बच्चा खा लेता है 10 मिनट में। फिर इंडियन माँ का तो दिमाग है कि मैंने तो 1 रोटी रखी है तो पूरी खानी चाहिए, तो वो आधी रोटी खिलाने के पीछे फिर वो स्क्रीन दिखाएंगी, उसके पीछे पीछे भागेंगी, एंड फिर वो मुझे कंप्लेन करेंगी मैम हमारा बच्चा तो 1.5 घंटे में 1 रोटी खाता है। तो प्लीज़ भी ओके अगर बच्चे ने आधी रोटी खाई है, देयर आर अदर ऑप्शंस। आप नेक्स्ट मील को आगे शिफ्ट कर दो, नेक्स्ट मील को हैवी बना दो। एंड अगर आपका बच्चा डेवलपमेंटली नॉर्मल है, एक्टिव है, एंड उसका वेट गेन एज के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंटली चल रहा है, देन वेरी नॉर्मल। सो 1 to 2 ईयर्स के बच्चों में ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वेट गेन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, मुश्किल से पूरे साल में 1 किलो गेन करते हैं, पहले साल में बर्थ वेट का ट्रिपल कर लेते हैं, तो 1 साल के बाद तो बिल्कुल मदर्स दे गेट सो बिल्कुल पैनिक कर जाती हैं, खा नहीं रहा मैम, वेट नहीं बढ़ रहा करके। तो इट्स एन एब्सोल्युटली ओके, हर टॉडलर में ये स्टेज आती है, तो बिल्कुल। एक चीज़ और देखी गई है कि मदर्स खाने को लेके, जो आपने बोला भी, पीछे पीछे लगी रहती हैं। yes. तो
बाहर एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को खाने दो, यस यस खुद से खाने दो, एब्सोल्युटली। ये हाँ, कब से करना चाहिए? सो दिस इज सिर्फ बाहर का नहीं है, अब इंडिया में भी कॉन्सेप्ट्स एंड देर आर सो मेनी गुड इंस्टाग्राम पेजेस ऑल्सो, ट्यूटर्स ऑल्सो। सो इसे हम BLW बोलते हैं, विच इज़ नोन एज बेबी लेड वीनिंग। हमारे इंडिया में पेरेंट लेड वीनिंग होता है कि जो मम्मी ने बनाया है, जितना मम्मी के दिमाग में है उतना खिलाया जाएगा। सो बेबी लेड वीनिंग इज लेट द बेबी डिसाइड व्हाट दे वांट टू ईट, आई मीन नॉट व्हाट दे, हाउ मच दे वांट टू ईट। तो उसमें हम बच्चे के सामने खाना रखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 6 months ऑफ एज। वी मॉडल हाउ टू ईट, मतलब आप सामने बैठ के खुद खाओ, बच्चे को नहीं पता कैसे खाना खाना है, एंड इट इज़ गिवन इन सच फॉर्म कि बच्चा खाना उठा के खा ले। आई मीन आप 6 महीने के बच्चे को अब रोटी के टुकड़े वो काट ले एक्सपेक्ट करोगे, दैट इज़ रॉन्ग। बट इफ़ यू गिव देम अ बिग स्ट्राइप ऑफ रोटी इन देयर हैंड, दे विल डेफिनेटली ब्रिंग इट टू देयर माउथ। Right. So this is a new, not, I will not say new concept, but it's a very good concept. अच्छा, लोग सोचते हैं कि बच्चा बॉटल से मिल्क पी ले रहा है तो ये कब तक चलाते रहें? हाँ, सो ये भी मतलब आई सी येस्टरडे ओनली अ पेशेंट गेम, 5 साल का बच्चा बॉटल फीडिंग कर रहा है। Okay. 5 साल तो बहुत ही बहुत बड़ा बड़ा है। हो गया। येस, जनरली WHO बोलता है 12 महीने के बाद यू शुड स्टार्ट वीनिंग ऑफ द बेबी फ्रॉम द बॉटल। और 2-3 चीज़ें होती है, मतलब आई जनरली टेल माई पेशेंट्स कि 18 महीने के बाद तो आप बिल्कुल ही बंद कर दो। वन इज़ बॉटल से ओवर फीडिंग के चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चों में सकिंग पैटर्न होता है, तो वो उसको पीते रहते हैं। ज़्यादा मिल्क पी लिया तो फिर सॉलिड्स नहीं खाएंगे, फिर हम परेशान होंगे। सेकेंड रीज़न, अगर बच्चा बॉटल के साथ स्लीप एसोसिएशन है कि हर बार सोने के टाइम ले रहा है, तो मिल्क हैज़ नेचुरल शुगर ऑल्सो, तो इट कॉजेज दिस टूथ caries also. Okay. So lot of cases of tooth caries are because of the bottle. And third, not a direct effect I will say, but अगर बच्चा सारा दिन बॉटल ले रहा है या बहुत ज़्यादा बॉटल ले रहा है, तो उनकी जो ओरल मसल्स डेवलपमेंट होती है दैट अकर्स इन अ डिफरेंट वे, एंड उनका जो ये डेंटल आर्टिकुलेशन है, मतलब दांत टेढ़े मेढ़े होना, इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, एंड दिस इज ऑल्सो समहाउ हैज़ बिन रिलेटेड टू द स्पीच डिले ऑल्सो। Okay. सो लॉट ऑफ थिंग्स की बॉटल 18 months के बाद तो बिल्कुल यू शुड स्टार्ट वीनिंग ऑफ। एक तो हमने बात कर ली कि बच्चे को खाने में क्या क्या देना चाहिए, एक चीज़ अब आती है कि क्या चीज़ बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। ओके, बिल्कुल जो चीज़ नहीं देनी चाहिए जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ये जो नॉन न्यूट्रिशियस चीज़ें, दाल का पानी, चावल का पानी, दूध, बिस्किट। एंड द सेकंड थिंग जो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, द मार्केट प्रोसेस्ड जंक फूड। बिल्कुल 2 years तक तो बिल्कुल ही एक्सपोजर ही नहीं देना। घर में नहीं होगा, बच्चे को नहीं पता चॉकलेट क्या है एंड टॉफ़ी क्या है करके। एंड आई एम ऑल्सो अगेंस्ट सेरेलैक। आई मीन इट्स वेरी कॉमनली यूज्ड, आई नो, एंड बहुत लोग गाली भी दे सकते हैं मुझे बोलने के लिए, बट टोटली अगेंस्ट सेरेलैक। अगर आपके पास ऑप्शन है घर पे फ्रेश फूड बच्चे को बनाकर देने का, तो वाई आर यू गिविंग सेरेलैक टू योर चाइल्ड? एंड सेकेंड थिंग, उसमें शुगर होता है। बीच में तो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी ऑल्सो कि ये जो कंपनीज हैं इंडिया में, दे आर एडिंग मोर शुगर टू द सेरेलैक एंड ऑल करके। एंड उसके बाद कट डाउन भी हो गए सेरेलैक, स्टिल कट डाउन भी हो गया शुगर, बट स्टिल मोस्ट ऑफ देम हैव एडेड शुगर। क्या होता है सेरेलैक में शुगर के अलावा? शुगर के अलावा सो देर आर लॉट ऑफ कुछ राइस वाले सेरेलैक होते हैं, कुछ राइस दाल वाले होते हैं, कुछ देसी मखाना एंड ऑल। आजकल तो बड़े सारे फैंसी भी आ गए, बट राइस दाल तो आप घर में भी पीस सकते हो ना बिना शुगर के। जस्ट कीप इट इफ़ यू वांट टू गिव सेरेलैक ऑनली। एंड होममेड सेरेलैक की तो इतनी सारी अब रेसिपीज़ हैं, एंड प्लस सेरेलैक का शेल्फ लाइफ इज़ सो लॉन्ग। एक डब्बा आप 3-4 महीने तो यूज़ कर ही सकते हो, या वॉट एवर 1 महीना भी अगर यूज़ कर सकते हो, तो इट हैज़ सम प्रिजर्वेटिव्स। अगेन, एक तो हम बात करते हैं नेचुरल फूड दो, घर का खाना दो, एंड दूसरा फिर हम बाहर की प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें दे रहे हैं जिसमें एडेड शुगर्स है। सो टोटली नो। एंड अगेन दीज बिस्किट्स एंड जितने भी हेल्दी हो, उसमें कुछ ना कुछ शुगर होता है। कोई भी आपको फीका बिस्किट तो नहीं मिलेगा, इवन इफ़ द किड्स ब्रांड आर क्लेमिंग इट। देन ऑब्वियसली योर जंक फूड, ये सब जो चिप्स एंड ऑल होते हैं, पाम ऑयल यूज़ होता है, अगेन वेरी बैड फॉर हेल्थ। एंड दिस टोटली अगेंस्ट चॉकलेट्स ऑल्सो। वंस इन अ वाइल ट्रीट इज़ ओके, बट अदरवाइज 2 years तक शुगरी चीज़ें बिल्कुल अ बिग नो। बच्चे बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स दिखाते हैं, नखरे करते हैं हर Yeah. चीज़ में, लोगों की बात नहीं मानते हैं, पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं। तो ये नॉर्मल साइन है बच्चे के डेवलपमेंट प्रोसेस का या फिर कुछ प्रॉब्लम है? सो टैंट्रम्स आर कंसिडर्ड नॉर्मल टॉडलर बिहेवियर, बिल्कुल नॉर्मल साइन होता है। तो उनका ब्रेन हमारी तरह काम नहीं करता, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। आपने अगर बोल दिया ये मत करो, दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट। एंड टैंट्रम्स थ्रोइंग इज काइंड ऑफ इट इज़ सेड कि उस टाइम बच्चे हमें परेशान नहीं करना चाहते, वो जब खुद परेशान होते हैं दे थ्रो अ टैंट्रम। सो द फर्स्ट थिंग, इसमें ना पेरेंट्स का कंपोजर मैटर अलॉट। अगर बच्चे ने टैंट्रम थ्रो किया, आप एकदम चिल्ला दिए, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो करके, दैट इज़ वेरी रॉन्ग।
अनलेस एंड अनटिल आप अपना काम मेंटेन करोगे बच्चा नहीं समझेगा, राइट। दूसरा, अगर छोटा बच्चा है, 2 साल से छोटा बच्चा है, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली, तो आप दूसरे रूम में ले जाओ एंड यू कैन जस्ट टेल देम एंड इट इज टेल देम कि यू आर एम्पैथाइजिंग विद देम कि हाँ आई अंडरस्टैंड आप अपसेट हो करके। लेट अस से चॉकलेट के लिए टैंट्रम थ्रो किया है, तो यू कैन टेल देम कि आई अंडरस्टैंड यू आर अपसेट, बट डोंट गिव इन कि चॉकलेट दे दिया टैंट्रम चला गया। तो जस्ट डिस्ट्रैक्ट देम एंड आई सी अ लॉट ऑफ पेरेंट्स गेटिंग एम्बैरेस्ड, बच्चे ने रेस्टोरेंट में अगर टैंट्रम थ्रो कर दिया, मेरी बेटी भी करती है, आई एम टोटली ओके विद इट, जिसको जज करना करे, इट्स अ नॉर्मल टॉडलर बिहेवियर, आई कैन नॉट चेंज इट, राइट। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि जब आपका बच्चा काम हो जाए देन यू कैन जस्ट टॉक टू देम कि ठीक है चॉकलेट्स आर नॉट ओके और हिटिंग और बाइटिंग इज़ नॉट ओके। उस टाइम आप ज्ञान देने लग जाओगे, बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है। एंड प्लस यू शुड ऑलवेज गिव काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव कि बच्चा सोफे पे जंप कर रहा है, आप बोल दोगे नहीं जंप नहीं करना, आप उसको बोलो नहीं बेटा सोफे पे नहीं, आओ हम इकट्ठे फ्लोर पे जंप करेंगे। दे हैव एन ऑल्टरनेटिव, दे नो व्हाट टू डू करके। एंड प्लस हैंग्री बेबीज़ जो होते हैं, हंग्री बेबीज, स्लीपी बेबीज, दे थ्रो टैंट्रम लाइक एनीथिंग, तो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो भूखा है या स्लीपी है, तो काम देम डाउन, ऑफर देम फूड, मेक देम स्लीप, दे विल बी फाइन। मोशन सिकनेस अगर हो रही है तो आप निवल पे बैंडेड लगा के ट्रैवल कर लो। ये मिथ नहीं है, ये इंस्टाग्राम के वायरल रील है। ओके, I don't think this myth or this अच्छा। trend existed before Instagram. I had heard it only through Instagram only. Okay. So again, इसके पीछे कोई scientifically proven तो है नहीं. I mean, there is no study which proves it. Maybe psychologically it helps कि बच्चे को लग रहा है कुछ तो मम्मा ने किया उल्टी नहीं होगी करके, but scientific कुछ proof नहीं है इसके लिए। एंड मोशन सिकनेस अगेन वेरी कॉमन, उसके लिए भी 3-4 हैक्स होते हैं कि एक तो बहुत बच्चे का टमी फुल नहीं होना चाहिए, ना ही पूरा खाली होना चाहिए, लाइट स्नैक्स ऑफर करना है एंड लेट द बेबी सिट ऑन द विंडो सीट। इफ़ द बेबी सिटिंग एकदम बीच में, ही इज़ नॉट एबल टू सी दी सराउंडिंग्स, मोशन सिकनेस बढ़ जाता है एंड स्क्रीन्स इंक्रीज द मोशन सिकनेस। तो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना स्क्रीन देकर उस टाइम, एंड इट इज सेड कि फ्रेश एयर सर्कुलेट होने दो, तो विंडोज़ ओपन कर लो, AC ओपन रखो, सर्कुलेशन होने दो, तो दे शुड बी फाइन। Are Crocs not good for kids? अगेन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। सो मैंने अपनी डॉटर की बारिश में नहाते हुए एक वीडियो डाल दी थी ऐसे इंस्टा पे, लाइक समथिंग रीलिविंग माय चाइल्डहुड। 3-4 लोग ने मुझे DM कर दिया, मैम आपने बेटी को क्रॉक्स पे ना रखे, और हमें मना कर रहे हो। आई मीन आई हैव नॉट पुट एनीथिंग लाइक दैट ऑन इंस्टाग्राम। सो क्रॉक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, दैट इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट फॉर द बेबीज, आई विल से। लाइट वेट होते हैं, वेरी ईजी टू क्लीन, एंड पूल टाइम पे या रेन टाइम पे एज आई मैंशन दीज आर आई मीन थोड़े एंटी स्लिप होते हैं, तो गुड टू यूज़। बट जो बच्चे के लिए आइडियल शू होना चाहिए, इट शुड हैव अ गुड हील सपोर्ट एंड उसका आर्क अच्छा होना चाहिए नीचे का। क्रॉक्स में वो चीज़ लैकिंग है। तो वंस इन अ वाइल अगर आपका बच्चा पूल टाइम पे पहन रहा है या फिर बारिश में नहाते हुए पहन रहा है, इट्स ओके, बट रेगुलरली पूरा दिन क्रॉक्स शुड नॉट बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ शूज़ फॉर द बेबी। तो यूज़ दैम एज स्लिपर्स, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, बाथरूम जाना है, बाहर नहाने जाना है, पूल जाना है, तो इट्स ओके, बट नॉट ऑल द टाइम। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, मेरी डॉटर के स्कूल में स्पेशली बोला था क्रॉक्स पहनाकर स्कूल नहीं भेजना है। इन दी ओरिएंटेशन दे टोल्ड बच्चा शूज़ में आएगा, क्रॉक्स में नहीं आएगा स्कूल। आई डोंट नो वेदर दे मेंट इट की फॉर्मल और इनफॉर्मल थिंग और रियली द साइंस बिहाइंड इट, बट दे मेंशन क्रॉक्स में बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है। ओके, मॉस्किटो रेपेलेंट्स हम लोग नॉर्मली सब घर में ही यूज़ होती हैं, यस। तो बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है? सो मॉस्किटो रिपेलेंट का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, लेस देन 2 months तो नन ऑफ इट शुड बी यूज, सिर्फ मॉस्किटो नेट्स शुड बी यूज फॉर द बेबी एंड फुल स्लीव्स क्लोथिंग। देन अबव 2 months वी कैन यूज़ जो मॉस्किटो के फैब्रिक रोल-ऑन्स या पैचेस आते हैं, दे आर अप टू सम एक्सटेंट फाइन। सो अगर बच्चा बहुत छोटा है तो डायरेक्ट आप स्किन पे मत लगाओ, या डायरेक्ट कपड़े की बजाय स्ट्रोलर पे लगा दो, क्रिब पे लगा दो। एंड मोर देन 6 months मोस्ट ऑफ द फैब्रिक रोल-ऑन्स एंड पैचेस आर ओके। विच इज़ वॉट इज़ नॉट ओके कि बच्चे की प्रेजेंस में आप ये जो हिट एंड ऑल, आई मीन जो भी मॉस्किटोज रिपेलेंट स्प्रेज होते हैं, आई मीन द रूम स्प्रेज, द कॉइल्स आर नॉट ओके, द वेरी फेमस ये इंस्टाग्राम वाली बत्तीज आर नॉट ओके, दैट अगरबत्तीज एंड ऑल, दे हैव हार्मफुल केमिकल्स, एंड ऑल आउट इज़ ऑल्सो नॉट ओके इन बेबीज प्रेजेंस। अगर बहुत मस्किटोज है तो आप ये सारी यूज़ कर लो चीज़ें व्हेन द बेबी इज़ नॉट इन द रूम, कीप द रूम वेल वेंटिलेटेड आफ्टर दैट, एंड जब वो सारा स्मेल चला जाए देन ब्रिंग द बेबी टू द रूम। एक मिथ है गर्म पानी से बच्चे को नहलाने से बच्चा स्ट्रांग होता है। बच्चा सिर्फ रिलैक्स होता है, उससे और कुछ नहीं होता। दिस इज़ अ मिथ, इट जस्ट वो सूदन कर देता है बच्चे को, दैट्स इट, नथिंग रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बेबी। हॉट वाटर से तो बिल्कुल भी नहीं। टीथिंग के टाइम पे फीवर आना नॉर्मल है?
अगेन अ वेरी कॉमन मिथ, सो इट हैज़ अ साइंस बिहाइंड इट। जब टीदिंग का टाइम होता है बच्चे के गम्स बहुत इरिटेट होते हैं, तो दे विल पुट एवरीथिंग इन माउथ, मतलब चप्पल भी मुंह में डाल लेंगे, आपका कपड़ा खाएंगे, एवरीथिंग। सो अ पेरेंट कैन नॉट कीप एवरीथिंग क्लीन 24/7। तो इट इज़ एक्चुअली द इन्फेक्शन दे आर इंट्रोड्यूसिंग विच इज़ कॉजिंग फीवर। सिर्फ टीदिंग से फीवर या इवन सम पीपल से लूज मोशंस, दैट डजंट हैपन। इट इज़ होता वो वायरल इन्फेक्शन ही है, जस्ट दैट चांसेस आर मोर, क्योंकि बच्चा हर गंदी चीज़ को मुंह में डाल रहा है अपने टीदिंग पेन को रिलीव करने के लिए। ओके। खांसी ज़ुकाम ये तो नॉर्मली होते रहते हैं, ये तो Yes, फ्लू yes. होते रहते हैं, लेकिन अगर ये हो रहा है किसी बच्चे को तो फ़ौरन दवाई दे देनी चाहिए या फिर कोई और तरीका भी है इसके लिए? सो नो, अगर सिर्फ माइल्ड खांसी ज़ुकाम है उसमें तो बिल्कुल दवाई का इंडिकेशन होता ही नहीं है। इनफैक्ट हमारी जो सबसे मेन टेक्स्ट बुक होती थी उसमें लिखा हुआ था नो ओवर द काउंटर ड्रग्स शुड बी गिवन एटलीस्ट लेस देन 6 मंथ्स। बट अगेन पेशेंस लेवल ऑफ द पेरेंट्स मैटर अ लॉट। अगर मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि 5-6 दिन रुक सकते हो तो रुक जाओ, नहीं रुका जा रहा तो दे दो दवाई करके, बिकॉज दीज आर सेल्फ रिजॉल्विंग इलनेस। ये सारी बच्चों में वायरल होती है। वायरल इलनेस सेल्फ रिजॉल्विंग होती है, मतलब खुद से ही 4-5 दिन में ठीक हो जाएगी। बट ये से अगर आपको लग रहा है साथ में बहुत हाई ग्रेड फीवर्स हैं, बच्चा बहुत क्रैंकी हो रहा है, ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर कंटिन्यूसली खांस रहा है, या साएँ जो वीजिंग साउंड आ रही है, देन यू शुड सी अ डॉक्टर। वरना 3-4 डेज तो एब्सोल्युटली ओके। आपके एक्सपीरियंस से अब मैं समझना चाहूँगा थोड़ा-सा, शायद आप वक़्त भी ले लीजिए इसके लिए, कि अनयूजुअल कोई केस आया हो आपके पास जो कभी आपने सुना भी नहीं हो और लगा हो कि ये कैसे ट्रीट करेंगे और उसके बाद आपने किया भी हो उसको? Yes, so very very unusual case. When I was in this lady Harding hospital, तो एक बच्चा आया था, आई थिंक इट वाज 1.5 months ओल्ड बेबी। तो उसको सांस नहीं ले पा रहा था बच्चा, एकदम ब्रीदिंग डिफिकल्टी, चोक कर रहा था बुरी ये तरह इमरजेंसी करके। सिचुएशन थी। यस, इट वाज इमरजेंसी सिचुएशन। तो वो किया, पहली चीज़ होती है बच्चा सांस नहीं रहा, वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, ट्यूब डाल के फिर एडमिट हो गया बच्चा आईसीयू में। तो व्हेन वी गॉट द एक्सरे डन, यू कैन नॉट इवन गेस बच्चे ने क्या गल्प कर लिया था। मम्मी का ईयरिंग टूट के बच्चे के जाके Oh my विंड goodness. पाइप में फंस गया था। वी कुड सी अ गोल थिंग पूरी रात, मतलब वी वर गेसिंग कि ये क्या हो सकता है। मॉर्निंग में जब सर आए तो उन्होंने, ब्रोंकोस्कोपी इज़ अ प्रोसीजर व्हेन आवर कंसल्टेंट केम, जिसमें आप अंदर ट्यूब डाल के देख सकते हो। तो ही सॉ दैट गोल्ड बाली विच वाज स्टक इन द बेबीज ट्रेकिया। Very So, strange. yes. ओके, डॉक्टर निमिषा, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए यहाँ पर, और मुझे लगता है कि बहुत सारा यहाँ पर हमने चीज़ें कवर की हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई हुई हैं। Yes, तो right. मुझे लगता है कि Lots आपको and मैं lots फिर of से things. बुलाऊंगा। Sure. और ऐसे ही हम लोग Anytime. फिर से बातचीत करेंगे, और बहुत सारे ऑडियंस जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपके भी अगर कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन हुई है, और वो जो इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन हुई है उससे आपको कितना फ़ायदा मिला है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।